ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं भैया पाचन क्या होता है ना, फिर तंत्र समझ लेंगे। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यार सिस्टम में तंत्र शब्द होता है, इसका क्या मतलब पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, फिर पाचन समझाएंगे। सिस्टम में तंत्र तो हमारा जो पूरा शरीर बना ना, शरीर, इस शरीर में एक छोटा सा मैं सुई चुभा दूं कहीं भी, हाथ में, नाक में, कान में, आंख में, कहीं भी आप सुई चुभा दीजिए। जब छोटी सुई चुभाएंगे उसके अंदर कम से कम भैया लाखों में, लाखों की संख्या में छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। माने एक सुई के छेद के अंदर 10 लाख सेल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कितना, 10 लाख सेल क्या पाए जाते हैं, 10 लाख सेल। क्या बोलिए आप लोग खुद से, 10 लाख सेल, सेल या कोशिका, क्या कोशिका। इसका मतलब हमारा पूरा शरीर उसी सेल या कोशिका से मिलकर बना है। अब सोचिए जो सेल या कोशिका जो कि इतना छोटा है कि एक सुई के छेद वाले छेद के अंदर 10-10 लाख भर जा रहा है, उतना छोटा सेल से मिलकर इतना बड़ा शरीर बना है। तो सिंपल तो ऐसा नहीं बन गया होगा। तो सबसे शरीर की जो छोटी इकाई है, पूछता आपसे एग्जाम में सीधा सीधा कि शरीर की सबसे मूलभूत इकाई क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या बोलेंगे, सेल या कोशिका। क्या बोलेंगे, बोलिए, सेल या कोशिका। तो भैया इस तरीके से आपको समझिए, राउंड से मैं बता रहा हूँ, ये आपका सेल या कोशिका है। ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक हो गई बात। इतनी छोटी कि एक सुई के छेद के अंदर 10-10 लाख आपके सेल आ जा रहे हैं। हमको रियल मायने में हमारा पूरा शरीर इसी सेल या कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और हम जो खाना खाते हैं ना, तो हमको जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा यहीं से मिलती है, सेल या कोशिका से। हम जो खाना खा रहे हैं वो जाके इसके लिए ही ऊर्जा का काम कर रहा है, इसके लिए वो ईंधन का काम कर रहा है। तो हम जो खा रहे हैं, हमको लगता है हम खा रहे हैं हमको ऊर्जा मिली, नहीं। हम खा ही इसीलिए रहे हैं ताकि उसका पाचन हो, और पचने के बाद जो मिलेगा रस, क्लियर हो गई बात ना। जैसे एक संतरा है, निचोड़ दिया, उसका रस निकला ना, वैसे जब खाना खाते हैं दांत पिसाता है, फिर लार से मिलता है अंदर एक और पच जाता है, फिर उससे एक रस निकलता है। उस रस को आपको ब्लड में घोल दिया जाता है, और फिर ब्लड उस रस को लेकर इन्हीं सेल कोशिका को दे देता है। सुना रहे बात ना, yes। तो यह भी, ये जो इसको मिला आपका भोजन, उस भोजन से इसको मिल गया ग्लूकोज। क्या मिलता है उसको भैया बताइए, ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज। ये हो गया हम जो खाना खाए थे, और आपका जटिल अणु था, रोटी वोटी हम लोग खाए, वो पच करके क्या मिल गया हमको, ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक हो गई बात। तो हमारे पास इसके पास ग्लूकोज आ गया हमारे रक्त के माध्यम से, और इसके साथ ऑक्सीजन भी आ गया हमारे रक्त के माध्यम से, दोनों रक्त या ब्लड के माध्यम से पहुंच गया। मैं एक कोशिका समझा रहा हूँ, शरीर की सारी कोशिका में ऐसे ही होता है, क्लियर हो गई बात। सर इसके आगे ग्लूकोज आ गया सेल के पास, इसके पास आपको ऑक्सीजन आ गया इसके पास, तो यहाँ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जैसे ग्लूकोज को आप एक लकड़ी का एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोई लकड़ी है, लकड़ी को हम क्या बोल रहे हैं भैया, ग्लूकोज बोल रहे हैं, क्लियर हो गई बात। अब इसमें मुझे आग लगाना है, तो आग लगाने के लिए क्या, मुझे आपको लकड़ी में आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। वैसे ही आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज में आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम सांस ले रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं सांस क्यों ले रहे हैं आप इसीलिए सांस ले रहे हैं ताकि भाई आप इसके इस सेल के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचा सके, और कुछ नहीं। और क्यों पहुंचा सके, ताकि इस ग्लूकोज का क्या हो सके, दहन हो सके। क्या हो सके, दहन। तो पूछता है एग्जाम में, कोशिका या सेल के अंदर ऊर्जा निर्माण के पीछे क्या प्रक्रिया है, तो क्या बोलेंगे, दहन, कंबसन। क्या बोलेंगे, दहन या कंबसन। किसका दहन, यहाँ लकड़ी का दहन, लकड़ी किसके बराबर है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का दहन, किसका दहन, ग्लूकोज का दहन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब बताइए जब आप लकड़ी जलाते हैं और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आग लग जाता है, तो कैसे उसको ताप ऊर्जा मिलती है, ताप मिलता है, हीट मिलता है, ताप ऊर्जा, हीट ऊर्जा, यस। तो वैसे ही बेटा आपके इसके अंदर जब दहन होगा ग्लूकोज, तो यहाँ से भी आपको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। और उसी ऊर्जा को बोलते हैं एटीपी के रूप में। किस रूप में बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माने फॉस्फेट का 3 कण, ट्राई माने 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलता है। हमारी ऊर्जा का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर हो गई बात ना। और जो ऊर्जा मिली, जैसे लकड़ी जलने से ऊर्जा मिली, ताप ऊर्जा, आप खाना बना लिए, वैसे ही इसके अंदर ग्लूकोज के दहन से जो ऊर्जा मिली एटीपी, उससे हमारा शरीर चल रहा है। उसी से आप दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब चीज हम इसी दम पे करते हैं। इसका मतलब हम सब जो सांस ले रहे हैं, सांस में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो यहाँ पे आ गया। और जो खाना खा रहे हैं उससे हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, क्लियर हो गई बात ना। तो ग्लूकोज आता कैसे है, हम तो रोटी खा रहे हैं, क्लियर, हम तो रोटी खा रहे हैं,
और रोटी के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज के रूप में नहीं रहता है, अलग रूप में रहता है। जैसे आप दो चार लोग बैठे हैं, आप अलग अलग ग्लूकोज हैं, मगर मैं आप सबको जोड़ दूं, चारों को एक ही रस में घोल दूं और एक साथ बांध दूं, आप में किसी का मुंडी ले लूं, किसी का हाथ, किसी का पैर ले लूं, तो क्या भैया ग्लूकोज रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्या आप जैसे अभी हम वैसे दिखेंगे क्या? अगर आप चारों को चिपका दूं मैं, तो आप जैसे हैं वैसे दिखेंगे क्या? आप में किसी का मुंडी ले लूं, किसी का हाथ, किसी का पैर, आप दिखेंगे वैसे? नहीं। वैसे ही रोटी में, चावल में, गेहूं में, दाल में ग्लूकोज बहुत सारे, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, सब मिल मिल करके पूरा ग्लूकोज भरा है। और जो भर जाता है उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक। तो उस कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन का जटिल रूप है, क्या है? जटिल रूप है ना। और हमारा शरीर को, सेल को ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, शरीर को क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप है, तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया ही क्या है? पाचन है। क्या है? पाचन है। एग्जाम पूछता है पाचन से तात्पर्य क्या है, तो क्या बोलेंगे? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाना। क्लियर हो गई बात? क्या बताइए? पाचन भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में लाना। यस। ये रोटी था, तो रोटी हमारा सेल नहीं ले सकता क्योंकि सेल तो बहुत छोटा सा है। बोला एक सुई के अंदर 10 लाख सेल है, तो सोचो एक ठो कितना छोटा होगा, तो रोटी कैसे करेगा? इसलिए हम उसको रोटी को दांत से काट के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, फिर वही ऐसे 4 टुकड़े में टूट जाएगा, ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। फिर भी और इसको चबा चबा एकदम पीसा हुआ पीसा पीसा बना देते हैं, लुगदी बना देते हैं। फिर हमारे भी स्टमक में चला जाता है, वहां का और रस निकलता है, रस एकदम रसीले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब पूरा रस रस मिल गया, अब गारेंगे तो एक रस निकलेगा, वैसे रस एक निकलता है, उस रस को लेकर के, उस रस में होता है ग्लूकोज, और उसको ले जाके यहाँ देते हैं हम सेल के पास। ठीक हो गई बात ना? और सेल के पास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम तो पूरा शरीर ही हमारा सेल से बना है, तो अगर सेल के पास नहीं जाएगा तो सेल जिंदा नहीं रहेगा, सेल जिंदा नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना जरूरी है बोलते हैं ना, और सांस लेना जरूरी है, इसलिए जरूरी, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उससे सेल जिंदा रहेगा, सेल जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से में। सर अभी सेल से समझते हैं, सेल को पकड़ते हैं। ठीक है, ये सब एनिमेशन रूप में आएगा, चिंता मत कीजिए, पहले एक बार ऊपर ऊपर समझते चलिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल में समझ लेंगे भैया, तब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है, इसलिए हम खाना खा रहे हैं, इसलिए हम सांस ले रहे हैं, यस इसलिए आप सांस ले रहे हैं, केवल सेल को ऊर्जा देने के लिए। देखिएगा, अब जो सेल है ना बाबू, सेल बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, सेल इतने छोटे कि उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सेल होते हैं, इन सेलों से मिल करके आपका बनता है टिश्यू। क्या बनता है बोलिए? टिश्यू। तो देखिए सेल था ऐसा, अब इसी सेल टेल को एसेस करके मैं ऐसे कर देते हैं भैया, ऐसे करके क्या क्लियर जैसे बन गया, बिंदु बिंदु से ही। तो ऐसे बहुत सारे सेल से मिल करके क्या बन जाता है? एक टिश्यू बन जाता है। क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। वही बात ना। फिर ऐसी बहुत सारे टिश्यू से मिल करके, अभी जैसे लेयर है, ऐसी बहुत सारे लेयर से मिल मिल करके एक ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ऑर्गन। क्या बन जाता है? ऑर्गन। क्या बन जाता है? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बनता है? सिस्टम। समझाएंगे अभी क्या बनता है? एक सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? तो बनता है आपका ह्यूमन बॉडी। क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, जो भी हमारा शरीर पूरा। इसका मतलब यहां पर अभी आपका कंप्लीट शरीर है। और इस शरीर में क्या आपके भैया पाचन तंत्र है? पाचन तंत्र सिस्टम है कि नहीं है? यस, तो एक सिस्टम हो गया। क्या रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र है कि नहीं है? दो सिस्टम हो गया। क्या भाई आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपको ब्लड पूरा नसों में दौड़ रहा है सर? क्या भैया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि नहीं, पसीना मल मूत्र का त्याग करने वाला है सर? क्या आपका कंकाल तंत्र है कि नहीं, हड्डी वाला तंत्र है कि नहीं है? यस है सर। क्या आपका मांसपेशीय तंत्र है कि नहीं, मस्कुलर, जो आपके मांस से ऊपर भरे हुए है सर? क्या आपका भैया यहाँ पर नर्वस सिस्टम, परिसंचरण तंत्र है ना, नर्वस तंत्रिका तंत्र है कि नहीं है? है सर। जो आपका दिमाग से मिलकर बनता है तंत्रिका तंत्र, जो हमको गर्म ठंडे का एहसास कराता है, नर्व्स बोलते हैं जो, है सर। इसका मतलब क्या आपकी बॉडी बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बनी कि नहीं बनी है? हाँ सर, हमारी जो बॉडी है बहुत सारे किससे मिलकर बनी है? तंत्र से। और उसमें से किसी एक तंत्र को पकड़, मान लो पाचन तंत्र,
तो जो पाचन तंत्र है वो अकेले किसी एक सिंगल चीज से बना है क्या? नहीं, उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? ऑर्गन। जैसे जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पाचन तंत्र में हमारा दांत आता है, एक ऑर्गन। जीभ आता है, दूसरा ऑर्गन। फिर मुंह के पास से खाना स्टमक में ले जाना है तो बीच में एक आपका पाइप आता है, तीसरा अंग। फिर जो स्टमक है वो आता है, चौथा अंग। फिर उससे छोटी आंत आता है, अलग अंग। बड़ी आंत आता है, अलग अंग। तो बहुत सारे अलग अलग अंगों से मिलकर आपका पूरा सिस्टम बन रहा है क्या? इसका मतलब हाँ सर, बहुत सारे अंग से मिलकर के आपका कोई भी तंत्र बनता है। तो उसमें से मान लीजिए कोई स्टमक, हम केवल स्टमक पढ़ते हैं, जो स्टमक है वो ये बहुत सारे ऐसे लेयर से मिलकर बना हुआ है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। तो जो लेयर है वो ये किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। और टिश्यू ऊतक किसके मिलकर बना है? सेल या कोशिका से। इसीलिए अब इसको भैया आपके एग्जाम में पूछता है कि ह्यूमन बॉडी की संरचनात्मक इकाई क्या है? क्या संरचनात्मक इकाई क्या है? आपके पूरे बॉडी की संरचना किससे बनी है? किससे बनी है? कोशिका या सेल से। पूछे तो बन जाएगा एग्जाम क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी की संरचनात्मक इकाई क्या है? बोलिए जोर से। कोशिका या सेल। अब ये संरचना इसी से हुआ। और फिर जिसका जो जो काम है, स्टमक का काम है HCl उसमें डालना, भोजन का पाचन करना। फेफड़े का काम है भाई ऑक्सीजन को अंदर बाहर करना। क्लियर हो गई बात ना? गैसों का आदान प्रदान करना। तो क्या सभी अंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं? यस, इसका मतलब बोलेगा ह्यूमन बॉडी का पूरा कार्यात्मक इकाई क्या है? क्या बोलेगा? कार्यात्मक इकाई क्या है? तो चाहे संरचनात्मक इकाई बोले, कार्यात्मक इकाई बोले, ह्यूमन बॉडी का, एनिमल बॉडी का, तो क्या आंसर होगा? सेल या कोशिका। क्योंकि अगर सेल ही नहीं होता तो टिश्यू नहीं होता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन अपना काम नहीं करता, तो वही सिस्टम काम नहीं करता तो आपका बॉडी नहीं होता। समझ में आ गई बात ना? यस। इसलिए पूरा ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है? सेल या कोशिका से। इसलिए उसे संरचनात्मक इकाई बोलते हैं क्योंकि हमारी संरचना बनी है। और पूरा कार्य जो सब शरीर कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है? इसी सेल कोशिका की वजह से कर पा रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? कोशिका को क्या बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। तो आपके एग्जाम फंक्शनल यूनिट बोले चाहे स्ट्रक्चरल यूनिट बोले, आंसर क्या होगा बताइए? बोलिए क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट या व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी? क्या होगा? कोशिका या सेल। ठीक होगी बात? yes. तो क्या मतलब आपको भैया तंत्र का मतलब समझ में आया? पाचन तंत्र में जो तंत्र है वो तंत्र ये वाला है। ठीक, कि हम ह्यूमन बॉडी के किसी एक तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम कौन से तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं? तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाचन तंत्र में क्या पढ़ना पड़ेगा? बहुत सारे पाचन से जुड़े अंग पढ़ने पड़ेंगे, है ना? जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, मुंह, दांत, जीभ, सब पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? यस। तो हमको बहुत सारा अंग पढ़ना पड़ेगा। अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो तंत्र है, ये सिस्टम है, ये क्या काम कर रहा है? पाचन का। और पाचन क्या है? भोजन के जटिल अणुओं को किसमें तोड़ना? सरल रूप में तोड़ देना। भोजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें तोड़ देना? सिंपल फॉर्म में ला देना। क्योंकि सेल उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ऊर्जा नहीं बना सकती और हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्लियर हो गई बात? यस। तब आइए अब भैया, जब आप पाचन का मतलब क्या होता है, जब आप जानेंगे पाचन का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है, तब हम समझना चालू करेंगे पूरा पाचन तंत्र। ठीक हो गई बातें? yes. आइए चलते हैं अब हम लोग अपने एक लेवल, हाई लेवल पे क्लास को लेकर चलते हैं। नॉर्मली बिलासपुर में देखने के लिए नहीं मिलता, उस लेवल पे हम लोग अपना क्लास लेकर के चलते हैं। आइए, तो देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बताइए भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, या पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पूछेगा पाचन, जो हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? भोजन पचना कहाँ से चालू होता है? बताइए कहाँ से चालू हो रहा है? बताइए। हाँ, स्टमक से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, आहार नाल से, कहाँ से? मुख से। कहाँ से? तो जब मुख में डाले रोटी, चावल, गेहूं, तो मुंह से ही पचना चालू हो गया है। ये पाचन का मतलब क्या है? जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाना। तो क्या आप डालते हैं इतना बड़ा रोटी और टूट के एकदम छोटा छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस। इसलिए पाचन कहाँ से चालू होता है? क्वेश्चन पूछेगा तो मुख से होता है। तो भैया अगर मुख से आपका होता है तो इस मुख में देखिए, अपना अपना मुंह देखिए, तो अंदर पूरा एकदम खाली जगह की नहीं है, तो किसी भी खाली गुफा जैसी जगह ना, गुफा जैसे, गुफा को बोलते हैं कैनाल। क्या बोलते हैं?
कैविटी क्या बोलते हैं, कैविटी क्या बोलते हैं, कैविटी। और मुख वाले हिस्से को बोलते हैं बकल, क्या बोलते हैं, बकल। तो इसको मुख वाले गुहा को बोलते हैं बकल कैविटी, क्या बोलेगा, बकल कैविटी। तो भोजन कहाँ से पाचन चालू होता है, बकल कैविटी से। जो भी खाली जगह दिख रहा है ना उसको कैविटी बोलते हैं। जैसे नाक के अंदर खाली जगह है, छेदा बोला है ना, होल, उसके अंदर पूरा खाली जगह है, तो नेजल कैविटी क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी, ठीक है। वैसे मुंह के अंदर खाली जगह तो बोलेंगे बकल कैविटी। क्यों हो गई बात ना, कैविटी मतलब होता है मुख, बकल मतलब मुख, कैविटी मतलब गुहा, मुख गुहा हिंदी में, मुख गुहा। तो मुख गुहा में आपके बकल कैविटी से भोजन का पाचन चालू होता है। और तो यहाँ बकल कैविटी में आप कौन कौन से अंग है, तो क्या यहाँ दांत है जो रोटी काट काट के भाई छोटे छोटे कर रहे हैं, तो क्या पाचन अंग में दांत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अंग में ना तंत्र में अंग होते हैं, यस। और भैया उसमें अपना जीभ जो है वो लार वार मिलाने का काम करते कि नहीं करते हैं, भोजन को उलट के पलट के, यस। तो क्या जीभ हमारा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब है भोजन में सबसे पहला अंग जो आपको सुनने में आएगा वो क्या भैया, दांत और जीभ। जब दांत जीभ पे आप खाना खा लेंगे तो वो खाना भैया आपके यहाँ आहार नाल, क्या बोलेंगे, आहार नाल, पूरा मुख से लेकर के जहां से हम भोजन डाल रहे हो, जब एनस जहां से हमारा भाई मल निकलता है, उस पूरे हिस्से को मुख में जहां से हम भोजन डाले और जहां से आपका मल बाहर हुआ, उस पूरे हिस्से, उतनी पूरी लंबाई को, उसमें जो भी अंग है, दांत मुंह गला वाला सब जितना भी सब आपका हिस्सा आ रहा है वहां पे, वो सब आपका आता है एलिमेंट्री कैनाल, क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, क्या, आहार, आहार का नली, आहार नाल कहलाता है, ठीक है। अब चिंता नहीं करना, सब मिलेगा लिखित रूप में। अब ऊपर पर हम इंट्रोडक्शन लेते चल रहे हैं, आहार नाल, ठीक हो गई बात ना। आहार नाल में भैया इसलिए पाचन जो सबसे प्रमुख हिस्सा होता है, आज बहुत तेज है, इनका आवाज कम करते हैं। इसको देखते हैं हमारे काम लायक है कि नहीं है, तो निकालेंगे जानकारी इससे। देखिए बता रहा है पाचन शुरुआत कहाँ से होती है, आपके मुख से होती है, कहाँ से होती है, मुख से। तो मुख से आपके दांत और से लेकर के जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपका, दांत और जीभ, वहां से लेकर के ये दिख रहा है आपको फेगस, क्या बोलते हैं इसको, इसोफेगल। आहार नल पूरा है, वो आहार नल नहीं है, याद रखिएगा। ये मुख से लेकर के ये पूरा, ये नली, ये स्टमक, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये यहाँ जहाँ से मल बाहर निकलता है, ये पूरा आहार नाल, क्या है, ये पूरा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गई बात ना। ये है इसोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली, क्लियर। जो लंबी पतली सी नली दिख रही है, तो भैया दांत जीभ से होते हुए फिर आपका फेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाएंगे, आपका इसोफेगस, कहाँ जाएंगे, इसोफेगस, ग्रास नली, भोजन वहां जाएगा। वहां से भोजन ग्रास नली से होते फिर आपके स्टमक, ये है स्टमक, हम इसको बोलते हैं स्टमक मैंने पेट, है ना, हम बोलते हैं ये पूरा पेट है, नहीं, एब्डोमिनल कैविटी है, क्या है ये, जिसको इतना बड़े देखते हैं ना कोई, पूरा हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी है, पेट बस इतना ही है ना, हम जो बोलते हैं ये पेट है मेरा, नहीं ये पेट नहीं है, ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। पेट कितने है, बस इतनी सा है आपके, जिसको आप पेट समझते उसके अंदर सब चीज आ जा रहा है, ठीक है बात ना, यस। तो भैया स्टमक के अंदर आगे, स्टमक से देखिए, स्टमक से छोटी आंत में आता है भोजन को, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गई बात ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से चालू होता है बोलेगा तो क्या बोलेंगे, मुख से लेकर के एनस तक, बकल कैविटी से एनस तक। तो कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, बकल कैविटी, मुख गुहा से एनस तक, कहाँ से कहाँ तक, बकल कैविटी से एनस तक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक यह चीज यहाँ पे समझा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आएगा इसको फिर से देखिएगा ध्यान से, तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ ध्यान देखिए, इस वाले को जो यहाँ पे डायग्राम ना, देखिए जो भोजन आ रहा है ना, इसको ध्यान देखिएगा। जब आएगा तो आगे का हिस्सा फैलेगा, पीछे का सिकुड़ेगा, ठीक है, सिकुड़ा, यस। इसका मतलब आपके शरीर में जो भोजन ट्रेवल कर रहा है ना, आप मुंह में खाना डाल दिए, यहाँ तक तो भाई दांत है, दांत है, यहाँ जो आपका देखिए पतला सा नली, जिसको बोले इसोफेगस, ग्रास नली बोले। अब वहां से भोजन आपके स्टमक में, स्टमक से भी छोटी आंत बड़ी आंत, तो इसमें मूवमेंट करता कैसे है, तो आपके मुख से लेकर के खाना एनस तक पहुंचता कैसे है, कोई तो उसको लेके जाता होगा ना ऊपर से नीचे तक, कैसे लेके जाता है, तो आप लोग सर गुरुत्वाकर्षण है, खींच लेता है ना। आप खाना खाए, गुरुत्वाकर्षण खींच लिया, नहीं तो आप जब लेटे हैं तब वो कैसे जा रहा है, अगर आप लेट गए, आपका मुख यहाँ पर है, आपको भोजन यही रहना चाहिए, फिर वो यहाँ कैसे पहुंच रहा है। आगे बात, इसका मतलब
कुछ तो ऐसा है दया जो इस भोजन को मुख से लेकर के अनस तक पहुंचाता है। तो जो लेके जाता है उसी को पूछता है कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा मोशन काम करता है, बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोशन। क्या बोलेंगे, बोलिए, पेरिस्टालसिस। क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस मोशन। कुछ नहीं है, नाम बस याद रखना है, आगे तुम बताऊंगा अभी क्या है, कुछ नहीं है, बच्चल चीज है, अभी आप सब समझ जाएंगे। पेरिस्टालसिस मोशन, कौन सा मोशन, हाँ मोशन, हिंदी में क्रमानुकुंचन गति। क्या बोलेंगे, क्रमानुकुंचन गति। हो गई बात। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि आपको ये पूरे भोजन को ट्रेवल कैसे कर रहा है, तो क्रमानुकुंचन गति से या पेरिस्टालसिस मोशन की वजह से कर पा रहे हैं। सर ये होता क्या पेरिस्टालसिस मोशन, तो इसने पूरा एलिमेंट्री कनाल है ना, मुख से लेकर के एनस तक, उस एलिमेंट्री कनाल में भैया आपका पेस्ट कभी निकाले, ब्रश में डेली निकालते हो, पेस्ट दबाते होंगे, तो पीछे का पेस्ट दबाते हैं तो वहां का पेस्ट आगे भागता है कि नहीं भागता है, तो आगे कहीं सब फैला रहता है, पीछे कहीं चपटा होता है, तो वैसे आपका पूरे एलिमेंट्री कनाल में होता है। मान लीजिए भोजन यहाँ पे है, पीछे दबेगा तो आगे जाएगा, आगे का फैलेगा, फिर यहाँ दबाऊंगा फिर वो आगे जाएगा, फिर आगे दबाऊंगा फिर आगे जाएगा, इस तरीके से ट्रेवल करता है। इसीलिए अगर मुझे उल्टा कर दिया जाए तो मेरा भोजन पेट का बाहर नहीं आ पाता। सुना गई बात ना, तो दबा दबा के भाई अंदर भेज दिया है, इस तरीके से हमारा काम पूरा करता है और वो वन डायरेक्शनल होता है। क्लियर हो गई बात ना, इसी बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोशन। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मोशन। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस एनिमेशन में आपको जो दिख रहा है फुलतर पचकता हुआ, यही है पेरिस्टालसिस मोशन। आ गया क्या, ये पेरिस्टालसिस मोशन, तो पूरा समझिए, ऐसे आपका खाना पहुंचा। अब खाना आप यहाँ से खाए हो, यहाँ चबाए, यहाँ से जीभ से मिला, लार वगैरह मिल गया, लार से फिर आपका आ गया यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स आपका आ गया ईसोफेगस में, आ गया ग्रास नली में, वहां से आपके स्टमक में आ गया पेरिस्टालसिस मोशन करके। तो पूछेगा पूरे शरीर में कहाँ पे पाचन नहीं होता है, तो मुख में पाचन होता है, स्टमक में पाचन होता है, छोटी आंत में भी पाचन होता है। ठीक हो गई बात ना। सर इसमें पाचन भी हो कहाँ नहीं रहा, तो जो आपका ये ग्रास नली है ईसोफेगस, यहाँ पाचन होता नहीं है, केवल मुख से जो खाना है उसको यहाँ तक पहुंचाया जाता है। तो कहाँ पे पाचन नहीं होता है, तो ईसोफेगस में। कहाँ पे नहीं होता है, ईसोफेगस में, ग्रास नली में। किसमें, ग्रास नली, भोजन को ग्रहण कर रहा है इसलिए ग्रास, ग्रहण से ग्रास, और नली से इसलिए नली। क्लियर हो गई बात, ईसोफेगस में नहीं होता, उसमें केवल भोजन को मुख से लेकर के स्टमक तक पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गई बात ना, यस। तो इसमें कौन सा मोशन होता है पूछेगा, तो इसमें पेरिस्टालसिस मोशन होता है। भाई इसमें पाचन होता है क्या, पाचन नहीं होता है। ठीक हो गई बात ना। मुख में होता है, होता है, स्टमक में होता है, होता है, मगर बीच में जो आपका नली उसमें पाचन होता है क्या, नहीं, याद रखिएगा। एक बार अगर आप जीवन में अच्छे से पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट ना, सिर्फ केवल एक बार जीवन में अच्छे से पढ़ेंगे अगर आप, तो दोबारा जीवन कभी वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ता है, बात हमेशा याद रखिएगा। और मुद्दा ये कि हम अच्छे से पढ़ते ही नहीं, क्योंकि अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाता ना। के बाद आज तक यहाँ पे वही कॉपी कैट पैटर्न चलते आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे आज भी रटंत विद्या ज्ञान की ओर भागते जा रहे हैं। आप चीज़ों को समझ लेंगे ना, समझ के एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा टेंशन ही नहीं लेना है, कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब आपको पता रहेगा, बस रिवीजन करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, एग्जाम में बैठ जाएंगे, बनना ही बनना है। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो कैसे नहीं बनेगा एग्जाम क्वेश्चन, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ने का पैटर्न बदल दीजिए अब अपना, सिलेक्शन वहीं से रुक जाता है बस। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा भोजन पाचन, पाचन का मतलब क्या है, तो मैंने बोला हम जो भी चावल, रोटी, दाल वाल, सब्जी भाजी जो भी खाते हैं ना, उसमें मेजरली हम जो खाना खाते हैं उसमें मेजर रूप से जो शरीर को चाहिए उसमें तीन चीजें होती हैं। शरीर को मेजर रूप से तीन चीजें चाहिए। पहला चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए, बोलिए, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है भोजन खाने से, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या मिलता है, प्रोटीन। क्या मिलता है, प्रोटीन। तीसरा क्या मिलता है, फैट। क्या मिलता है तीसरा, फैट। जो मेरे पास भरा भरा है दिख रहा है आप लोगों को, है ना। सर आप बहुत फैट रखे हो, यस। अरे बेटा ये सिक्योरिटी है, आज रेगिस्तान में आप सबको चल जाए तो जिसका ज्यादा फैट हो ज्यादा दिन जिएगा, आगे पढ़ोगे क्यों और काहे जिएगा, इसलिए फैट रखना जरूरी है। पतले लोग जल्दी नहीं पड़ जाओ, पतला मत रहो भैया, आप ही के मस्त रहो, ठीक है। हाँ तो कार्बोहाइड्रेट जो है हम भोजन में मेजरली रूप से खाते तो बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स, विटामिन वगैरह सब खाते हैं, मगर हमारे शरीर के लिए जो मेजर चीज चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो तीन चीज है। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। क्या क्या बोलिए, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाएगा तो ये भोजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जब हम रोटी वगैरह खाते हैं, दाल वाल खाते हैं, किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में। क्लियर हो गई बात ना। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसका सिंपल फॉर्म होता है बाबू,
सिंपल फॉर्म में जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो वो टूट जाता है आपके ग्लूकोज में। किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में। इसका मतलब पूछेगा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या मिलता है? क्या मिलता है? ग्लूकोज। और क्या ग्लूकोज का सेल में दहन को ऊर्जा मिल रहा था? तो आपके शरीर की ऊर्जा इकाई क्या है? ग्लूकोज। क्या है आपके शरीर की एनर्जी यूनिट? क्या है? ग्लूकोज। आपके शरीर को ऊर्जा किससे मिलता है? ग्लूकोज से। इसलिए तो जब आप छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, है ना, नन्ना मुन्ना राही थे, प्यार के सिपाही थे, चलो बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो अब जो ये राही थे छोटे मोटे बच्चे, तो जब स्कूल जाते थे और दिन में स्कूल से आते थे तो आपको धूप गर्मी के मौसम में सर चकराता था, कमजोरी लगता था ना, तो मम्मी पापा आपको ग्लूकॉन डी घोल के देते थे, बेटा ग्लूकॉन डी पी ले। ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पिए तुरंत ऊर्जा मिल गया। क्योंकि भैया अगर खाते आप केला वेला तो केले का पाचन होने में समय लगता, तब ग्लूकोज मिलता, तब ऊर्जा मिलता। अब डायरेक्ट ग्लूकोज ही पी लोगे तब क्या मिल गया? डायरेक्ट ऊर्जा। यही से अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत बार आप सब भी पढ़े होंगे कि कोई एथलीट अगर दौड़ रहा है और उसको तुरंत तत्काल ऊर्जा चाहिए तो उसको क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए कि ग्लूकोज देना चाहिए? ग्लूकोज। क्योंकि भैया तो पचा हुआ फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, सीधा शरीर के ब्लड में चल जाएगा और सीधा भैया एनर्जी प्रोडक्शन करना चालू कर देगा। ग्लूकोज सीधा ले जाएगा, सांस आप ले रहे हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलेगा, तुरंत ऊर्जा बना देगा सेल के अंदर। क्लियर हो गई बात ना? यस। उसका सर चकरा रहा है, कमजोरी लगता है, उसको हमको क्या देना चाहिए? ग्लूकोज देना चाहिए। क्योंकि एथलीट है, खिलाड़ी, उसको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो क्या देना चाहिए? ग्लूकोज देना चाहिए। तो हो गई बातें। अगला भैया है प्रोटीन। प्रोटीन से हमारे जो मसल से मांस वगैरह, हम छोटे से पैदा हुए थे नन्हे मुन्ने, आज इतने बड़े हो गए, गेंडा स्वामी टाइप के है ना, तो हम इतने बड़े गेंडा बने कैसे? इतना सारा मसल्स कहाँ से आया? मसल्स आपके शरीर में आया ही किससे है? प्रोटीन से। किससे है? प्रोटीन से। इसलिए तो जिम वाले बच्चे मसल बनाने के लिए प्रोटीन शेक पीते हैं। बॉडी बड़ा करना है, ऐसे गोल गोल बनाना है ना, तो प्रोटीन शेक पियेंगे। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? मांसपेशी बनता है। क्या बनता है? मांसपेशी बनता है। आपको चोट लगे तो घाव भर जाता है, किससे भर जाता है? प्रोटीन से भर जाता है। तो कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि घाव भरने के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है। किस चीज की कमी होगी तो घाव जल्दी नहीं भरेगा? प्रोटीन की कमी तो आपका घाव जल्दी नहीं भरेगा। क्लियर हो गई बात ना? Yes. तो प्रोटीन जो हम खा रहे हैं सीधा सीधा फॉर्म में, इसका जब पाचन होता है तो ये देता है भाई आपको अमीनो एसिड। क्या देता है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, नो अम्ल देता है आपको। तो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या मिलता है? ग्लूकोज। प्रोटीन के पाचन से क्या मिलता है? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। और फैट जो भी आप खाते हैं, तेल वेल खाते हैं, तला वाला खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं? यस। तो वही कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई फैट खा रहा है, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन थोड़ी है, आप भी फैट खा रहे हैं, तला हुआ पूड़ी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, भड़ा खा रहे हैं, भजिया खा रहे हैं, तो जो भी तेल है सब तेल में क्या है? फैट। जो फैट आप खाते हैं वो फैट का जब पाचन होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इससे जब पाचन तो इससे मिलता है फैटी एसिड। क्या मिलता है? फैटी एसिड। क्या मिलता है? फैटी एसिड। क्लियर हो गई बात ना? तो आपके एग्जाम वगैरह पूछ लेगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, लिख देगा इनमें से कौन सा सिंपल फॉर्म है। भैया इसमें कौन सिंपल फॉर्म है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड। ग्लूको कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या मिलता है? ग्लूकोज। प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल और फैट के पाचन से फैटी। इसका मतलब क्या है सर? इसको डायग्राम सोचिए। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता हूं ऐसे, तो इसके पाचन से मुझे मिलेगा वही रोटी है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज से मिलके क्या बना होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो ये सिंपल फॉर्म है, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ करके क्या बना दिए? रोटी बना दिए, आपका दाल बना दिए, चावल बना दिए। क्लियर हो गई बात नहीं? यस। तो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके कार्बोहाइड्रेट बना है, मतलब चावल दाल गेहूं सब किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज से। बहुत सारा प्रोटीन किससे मिलकर बना है? बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बना है? प्रोटीन बना है। बहुत सारे फैटी एसिड से मिलकर क्या बना है? फैट बना है। इसका मतलब सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे मूल इकाई क्या पूछ लेगा तो ग्लूकोज। मूल इकाई, बेसिक यूनिट क्या है? ग्लूकोज। इसकी बेसिक यूनिट अमीनो अम्ल, इसकी बेसिक यूनिट फैटी एसिड। यस। प्रोटीन से अमीनो एसिड आ गया, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ गया। अब देखिए मुख से भोजन चालू हुआ, अब यहीं पे रुक जाते हैं। जब भी आप मुख में खाना चबाएं, जैसे अभी दिखा होगा इसमें आपको, है ना, आपने भोजन चबाया, तो देखें ध्यान से उसको मुख में देखें, कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिखा होगा। जब आप खाना खाते हैं दांत से चबाते हैं, ग्रीन कलर का दिख रहा है? जो ग्रीन कलर का दिख रहा है बेटा, इसका एग्जाम में पूछता है कि मुख में भोजन चबाने वाला, क्वेश्चन जहां से पूछता है ध्यान से सीखते चलिए।
मुंह में जब हम दांत से भोजन चबा लिए, लार और मिला दिए, तो जो हमारा एक लुगदी जैसा बन जाता है, लुगदी जैसा, बॉल जैसा, जो बॉल जैसा हमारे मुंह में बन जाता है खाना चबाने के बाद, उससे बोलते हैं बॉल से बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। तो उसे क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा है। बोलस क्या बोलते हैं? बोलस। तो मुंह में डाले हुए भोजन को चबाने के पश्चात जो मुंह में लुगदी बची है भोजन, उसे क्या कहते हैं? बोलस। तो आपके स्टमक तक क्या पहुंचता है? बोलस पहुंचता है। आपके इसोफेगस में क्या ट्रेवल करता है? बोलस ट्रेवल करता है। क्लियर हो गई बात ना? यस, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ ट्रेवल करना चालू करेगा पेरिस्टालसिस मोशन से। अब इसको ध्यान देखिए। देखिए यहीं पर आपको दोनों, एक दिख रही ये नली पीछे तरफ है, दिख रहा है, और इसके आगे एक और नली दिख रही है मोटी सी। तो जो आगे नली है, यहीं पर हमारा ये वाला जो घंटी दिखते हैं यहाँ पर, वही हमारा वॉइस बॉक्स। क्या है? वॉइस बॉक्स। और इसी से आगे है ट्रैकिया। ट्रैकिया जुड़ा हमारा फेफड़ा। इसका मतलब हमारे आगे जो हिस्सा है, हमारे आगे एक नली है जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, ट्रैकिया फेफड़े से जुड़ी हुई है। और उस नली के पीछे एक नली, जैसे पीछे नली, पीछे एक नली है, उससे हमारा खाना ट्रैवल होकर के जाता है। और दोनों का जो कॉमन पाथ है वो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे भोजन आकर के एक साथ टकरा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? क्यों हो गई बात ना? फेरिंग्स वाले से, कौन सा हिस्सा? फेरिंग्स वाला हिस्सा। तो फेरिंग्स वाले हिस्से में इसलिए आपको बोलते हैं जबकि एक ढक्कन होता है। देखिए ध्यान से आपको समझा रहा हूँ, देखते चलिएगा। एक ऐसा ढक्कन होता है, तो जब आप कुछ बोलते हैं तो ये ढक्कन ऐसे खुल जाता है, तो आपके अंदर से फेफड़े से हवा ऐसे बाहर निकलती है, यहाँ वॉइस बॉक्स में कंपन करती है। ठीक है, जैसे आपको भाई मान लीजिए है, तो आप बताइएगा, मैं मार रहा हूँ इसको, तो कंपन हो रहे हैं इसमें, कंपनों से साउंड आ रहा है। ठीक हो गई बात? हम ताली मारते हैं, कंपन का साउंड आता है। तो वैसे ही आपका हवा जो है आपके वॉइस बॉक्स से टकराती है और साउंड पैदा करती है, जिसके से हम बोल पा रहे हैं। क्यों हो गई बात ना? तो बोलने के लिए कि हमारा फेफड़ा जरूरी है, फेफड़े से निकलने वाली हवा जरूरी है, हवा वॉइस बॉक्स के तंतु से टकराती है और फिर बाहर निकल के ध्वनि के रूप में आपको सुनाई देती है। क्यों हो गई बात? अब ये जब हवा यहाँ से निकल रही है, तो आपको जो ढक्कन है, ढक्कन, ये ढक्कन जैसे खुल जाता है और हवा ऐसे निकल करके यहाँ से आप बोलते हो, यहाँ से बाहर चल आपको सुनाई देती है। ठीक हो गई बात ना? ये दाई वो कैसे कर रहा था, सुनाई देता है। क्लियर हो गई बात? हाँ। मगर मुद्दे की बात है सर, ये ढक्कन अगर खुला है, जब आप बोलेंगे तो ये खुला रहेगा। और अब आप मुंह से खाना खा रहे हैं और अगर ढक्कन खुला है, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप खाना खा रहे हैं और ढक्कन खुला है, क्योंकि तो भाई अब बोलते रहेंगे तो खुला ही रहेगा वो, तो खाना खा तो खाना चल जाएगा यहाँ वॉइस बॉक्स में, वॉइस बॉक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया में को फंस जाएगा। आपको दोनों फेफड़ा में भैया जो ऑक्सीजन जाता है, जिससे आप जिंदा है, वो जा पाएगा कि अंदर? तो आप ऊपर निकल लेंगे, नहीं निकल लेंगे? खाना जाएगा नीचे, आप जाएंगे ऊपर, काम खत्म। इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? बात नहीं करना चाहिए। ये कोई ऐसी कहावत नहीं है कि भोजन करते समय मैं तो इतना साल से बात करते करते खा रही हूँ, नहीं मर रही हूँ। हाँ, निपट जाओगे एक दिन। क्यों नहीं मर रहे हो? कि शरीर उसका भी व्यवस्था, उसको पता कि इंसान बहुत दुष्ट प्राणी, वो बात करेगा ही खाते समय। तो वही फ्री टाइम मिले ऐसे लगा ली, हाँ गा सोना मोना जादू टोना कैसे वो दिन भर कहा करी, ऐसे करे खात खात बात करी। उसको पता है कि भाई आदमी से करे, तो कभी कभी जब खाता अटक जाता है, धांस लगता है करते हैं हम लोग, घास लगता है, तो हमारे शरीर का जो यहाँ पे वॉइस बॉक्स है उसको वापस टक्कर मारता है, वापस बैंक बाउंस करता है, और वो अगर बाहर निकल जाता है तो आप बच जाते हैं। गलती से किसी ने बाहर नहीं निकल पाया, अब आप बूढ़े हो गए हैं और बात करने का आदत तो वैसा ही है, और शरीर का मांसपेशी हो गया कमजोर, तो अब उतना अच्छे से धक्का नहीं दे पाएगा। भैया आपको एक जवान आदमी अच्छे से धक्का दे पाएगा, बूढ़ा आदमी? बताइए। जवान आदमी अच्छे से धक्का देगा ना, बूढ़ा आदमी धक्का नहीं। वैसे ही शरीर का पुराना अंग हो गया, बूढ़ा हो गया अंग, वो अच्छे से धक्का नहीं दे पाएगा, खाना ऊपर नहीं फेंक पाएगा। बुढ़ापा में बात करोगे, खाना अंदर जाएगा, अटक जाएगा, धक्का नहीं दे पाएगा, मर जाओगे। तो जवानी में तो बच जा रहे हो, बुढ़ापा में निपट जाओगे। और फिर भी नहीं निपटते सर बूढ़े लोग, क्यों? क्योंकि बुढ़ापा में आदमी ऐसी कम बात करता है। क्लियर हो गई बात? बुढ़ापे में आदमी ऐसे भी कम बात करते हैं। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब भैया सर खाना खाते समय बात क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि खाना कहाँ चल जाएगा? वॉइस बॉक्स में चल जाएगा, वॉइस बॉक्स से ट्रैकिया में चल जाएगा और हमारा सांस लेना बंद हो जाएगा। ठीक हो गई बातें? अब सर ये जो ढक्कन है, जो ढक्कन था यहाँ पे, जो ढक्कन था जो ऐसे खुलता था बात करते समय, जब हम भोजन खाते हैं तो यही ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है। क्लियर हो गई बात? बंद हो जाता है तो खाना जो आता है वो सीधा आकर के यहाँ से ऐसे पाइप से अंदर चल जाता है, फिर फेफड़े में नहीं जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ढक्कन कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है? तो इस ढक्कन को क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? अरे गला में है तो ग्लॉटिस क्या बोलेंगे? गला में है तो ग्लॉटिस। और एपिक, एकिट हो तो एपिक ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस। क्लियर हो गई बात ना? तो पूछेगा जो आपके बात करते समय, भोजन के समय भैया जो डिसाइड करता है कि फूड कहाँ ट्रेवल करेगा, कौन ट्रेवल कर डिसाइड करता है? एपीग्लॉटिस। कौन डिसाइड करता है?
एपीग्लॉटिस। गला है तो ग्लॉटिस, गला से गला से ग्लॉटिस, एपी एक ही तो है तो एपी से एपीग्लॉटिस। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से भैया ठीक है, एपीग्लॉटिस बंद कर दिया है इसको, खाना यहाँ से आया यहाँ से जा रहा है, इसमें कमर क्रमानुकुंचन पेरिस्टालसिस मोशन हो रहा है, जैसे हम पेस्ट निकालते हैं गार करके, खाना आगे ट्रेवल करने लगेगा और खाना आगे निकल करके जो ग्रीन वाला बोलस है, बोलस क्या है भैया, बॉल बन जाता है तो बॉल से बोलस, क्या बोलेंगे, बॉल से बोलस। आगे ये बढ़ते हैं, देखिए बोलस ट्रेवल कर रहा है और चल गया पाइप के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है आपको, यहाँ आपको पीला सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ और यहाँ, इसका मतलब कान के पीछे वाले हिस्से में। क्लियर हो गई बात। जबड़े के साइड वाले हिस्से में, ठीक है बात, कान के पीछे जबड़े के साइड और यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। तो इन्हीं लार ग्रंथियों से आपके मुंह में लार आता है। समझ में आ गई बात ना? आपके मुख में लार कहाँ से आता है? इन लार ग्रंथियों से। इनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। ग्रंथि को इंग्लिश बोलते हैं ग्लैंड, लार को बोलते हैं सलाइवा, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर हो गई बात। अब सर लार आता क्यों है? बहुत सारा लार का काम है। लार पाचन में मदद करता है। तो जो पूरा पाचन सिस्टम है ना, इसमें तो आप एक हिस्सा पढ़े थे, देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें आप एक हिस्सा पढ़े एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़े हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोला था ना, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जो मुख से चालू होगा, कहाँ तक चलेगा भैया आपका? गुहा तक, एनस तक। क्लियर हो गई बात? यस। एक तो हिस्सा जिसमें खाना पूरा ट्रेवल कर रहा है, जिसमें अंदर पूरा भोजन पाचन होता है। तो इस पाचन में 2 हिस्से अहम होते हैं, एक ये एलिमेंट्री कैनाल और एक इसी का मदद करने के लिए, एलिमेंट्री कैनाल में पाचन में मदद करने के लिए इसी का एक हेल्पिंग वाला होता है भैया, आपके कुछ ग्रंथि या ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ग्रंथि या ग्लैंड होते हैं। ठीक। जिन सबसे पहला ग्रंथि ग्लैंड जो आपको पढ़ना होता है वो क्या होता है? लार ग्रंथि। क्या होता है? लार ग्रंथि। क्या होता है बोलिए? लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। वैसे ही आपका दूसरा ग्लैंड के रूप में जो काम करता है, यहाँ पे यकृत, ये हमारे स्टमक लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ हमारा है यकृत, लीवर। यकृत बनाता है पित्त रस, बाइल जूस। क्लियर हो गई बात ना? सब फिर लिखित रूप में दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे अंदर से दिखेंगे। पहले देखो, ये बनाता है पित्त रस या बाइल जूस। यकृत जो पित्त रस बाइल जूस बनाता है उसको भैया थैली में भर देता है, जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? बाइल, है ना, ब्लैडर। क्लियर हो गई बात है? उसमें भर जाएगा आपको पूरा बन बन करके। तो पूछता है हमेशा भैया, और एग्जाम्पल हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं इसको, कि बाइल जूस, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो यकृत का निर्माण यकृत करता है। जमा कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ जमा होता है? गॉल ब्लैडर में। तो जमा गॉल ब्लैडर में होता है, निर्माण गॉल ब्लैडर में नहीं होता। इसका नाम पित्ताशय है, पित्त का रहने का आशय, पित्त को आश्रय देने वाला आशय। तो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। क्लियर हो गई बात? उसमें केवल रहता है पित्त रस, मराता कहाँ से बन के है? लीवर से, यकृत से। तो निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। आ कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो पित्त रस बना, ये भी भैया इससे निकल कर भोजन में मिलता है और भोजन का पाचन करता है। कभी हम बोलते हैं ना, अरे पित्त आ गया था, उल्टी उल्टी लगता है, बोलते ना कड़वा कड़वा मुंह आता है, बोलते पित्त आ गया था मुंह में, वो वहीं से आता है। तो जो भोजन के पाचन को मदद कर रहा है अगला, पित्त रस। क्लियर हो गई बात ना? यस। दूसरा हमारे यहाँ पे ये हो गया हमारे स्टमक, इसके नीचे में है पैंक्रियाज, पत्ती जैसी संरचना, अभी दिखाएंगे पूरा। पत्ती पैंक्रियाज का, पत्तवा से पत्ता प से पैंक्रियाज, उससे भी एक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज नाम है तो पैंक्रियाटिक जूस। तो यहाँ से लार जूस आ गया, लार ग्रंथि, लार। यहाँ से आ गया पित्त रस, यहाँ से आ गया पैंक्रियाटिक रस। ये सभी जो रस है, लार, पित्त और पैंक्रियाटिक, ये तीनों रस भोजन में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ऐसी लार ग्रंथि होता है। वैसे आपका होता है यहाँ पे लीवर होता है, लीवर जो कि आपका निकालता है पित्त रस। ऐसे आपको होता है भैया पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज जो निकालता है आपका पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक का ही जूस। एक प्रकार के लोग रस छोड़ते हैं, रस छोड़ते हैं एक प्रकार के लोग, जो रस भोजन में मदद करता है। क्लियर हो गई बात ना? ध्यान रखिएगा। उसलिए में आगे हम लोग देखते चलते हैं, आइए। पूरा इसमें देखिए, सलाइवा यानी कि लार में अमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। जो आप भोजन खा रहे हैं, जैसे आलू में आलू काटेंगे उसको काला काला छट हो जाता है कुछ देर में, काला काला भूरा भूरा आलू आप काट के रख देंगे तो काला काला भूरा भूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या मौजूद है? स्टार्च। तो जो आलू खा रहे हैं उसमें भी स्टार्च होगा। तो स्टार्च का पाचन कौन करे? स्टार्च भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो स्टार्च का पाचन आपका कौन करता है? सलाइवा। कौन करता है? सलाइवा यानी कि लार। और लार में कौन करता है? अमाइलेज। तो स्टार्च का पाचन होकर के क्या मिलता है? माल्टोज मिलता है। क्या मिलता है? माल्टोज। तो पूछेगा
मुख में किस चीज का पाचन हो जाता है? इसका पाचन हो जाता है, स्टार्च का पाचन मुख में ही हो जाता है। किसकी मदद से हो जाता है? सलाइवा या लार की मदद से हो जाता है। पाचन होके स्टार्च का क्या मिलता है? माल्टोज मिलता है। क्या मिलता है? माल्टोज। तो स्टार्च पाचन होके क्या देता है? माल्टोज देता है। क्या देता है? माल्टोज देता है। और आपका डेक्स्ट्रिन देता है। क्या देता है? डेक्स्ट्रिन देता है। ठीक हो गई बात है? आइए, एंडोस्कोपी करते हैं तो इसोफिगस में ही पाइप डालते हैं, इसको बेंड करते हैं। इसोफिगस को क्या नहीं करते हैं, बोल रहे हैं डैमेज हो जाएगा तो तब तो सर्जरी लगेगा। आपका एंडोस्कोपी जब भी होगा ना, वो इसलिए होता है एंडोस्कोपी, मान लो कि आपके स्टमक को इन्फेक्शन है, आहार को इन्फेक्शन है, मान लो कि आपका जो पित्तरस का भी बैकफॉल किया, पित्तरस आप खाने में आया ना, पेट में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बैक स्ट्रोक मारा, उसके से कहीं जल गया आपका स्टमक, ठीक है, तो आपको दर्द दे रहा है, पेट में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, आपका आहार को बैक आ गया, जल गया, डैमेज हो गया, छिला गया कुछ, तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, कैसे पता चलेगा कहाँ डैमेज है, क्या दिक्कत है आपको, क्यों आपको हो रहा है, गैस की वजह से आपको दर्द हो रहा है, क्यों दर्द पता नहीं चलेगा, तब भैया मुंह से डालते हैं कैमरा, क्यों ये बात ना। तो जो पाइप ऐसा पतला से एकदम पाइप रहेगा, ऐसा एकदम पाइप रहेगा, उसी को मुंह से डालेंगे, उसे बोलते हैं एंडो, अंदर जा रहा है इसलिए एंडोस्कोपी, ठीक है ना, अंदर का पूरा स्कोप ले लेंगे, पूरा फोटो लेकर के देख लेते हैं कि भाई जब तो कैमरा जाता रहेगा, ट्रेवल करते देखेगा कहाँ पे छिलाया है, कहाँ पे कटाया है, कहाँ पे फटा हुआ है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है, कहीं कुछ घाव थोड़ी हो गया या कुछ जल थोड़ी गया, क्लियर हो गई बात ना। जैसे आपका ये स्टमक जो है ना, स्टमक, ये स्टमक, इसके अंदर होता है HCl, क्या होता है इसके अंदर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो इतना ताकतवर है कि अगर आप छर्रा, छर्रा ना, छर्रा लोहे का, वो खा लो उसको भी जला देगा, वो इतना खतरनाक होता है वो, इतना ताकतवर। तो सोचो अगर सर वो इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में है, और जो चेहरे में देखते हैं ना, किसी को मार देते हैं तो पूरे चेहरे खतरनाक, उससे भी खतरनाक एसिड है वो, तो अगर एसिड है तो फिर आपका स्टमक कैसे इतने दिन तक मौजूद है, स्टमक क्यों नहीं जल जा रहा है कि नहीं, सोचने वाला बात। भगवान ने अद्भुत रचना, जो भी परम पिता परमेश्वर है, जो भी अल्टीमेट गॉड है ना, इसको अलग अलग रूप में पूजते होंगे, तो जो भी बनाया है इस शरीर को, गजब का दिमाग था, गजब का दिमाग। तो आपको पता चलेगा कि सर उसके ऊपर, मान लीजिए आपका स्टमक है, सब दिखेगा अंदर, एक एक चीज बताएंगे, मगर पहले थोड़ा बताते हैं ये। तो स्टमक का बाहरी लेयर, तो स्टमक जो अंदरूनी लेयर है ना, अंदरूनी लेयर, अंदरूनी लेयर होगा ऐसा, होगा ऐसा अंदरूनी लेयर होगा नहीं होगा अंदर में, जो अंदर का लेयर है, लेयर, ठीक, इस लेयर के ऊपर, अब आपको यकीन नहीं होगा कि इतना पावरफुल चीज है ये। आपको सर्दी होता है तो भाई चिपचिपा पदार्थ आपके नाक से निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना, जिसको हम रेमट बोलते हैं ना, मैल का बोलते हैं, नाक ऐसे बोलते हैं ना, यस। वो इतना पावरफुल चीज है कि आपके स्टमक के अंदर उसका पूरा लेयर ऐसा चढ़े रहता है, और उसके अंदर यहाँ भरा है HCl, HCl इस लेयर के वजह से ही आपके स्टमक को नहीं जला पा रहा है। सोचिए, आ गया बात, इतना गजब का रचना है, आगे पढ़ेंगे एक एक चीज को और बढ़िया से। अब हैरान होंगे कि यार इतना पावरफुल एसिड नहीं जला पा रहा है, तो क्योंकि पूरे अंदरूनी लेयर में उसी का पूरा लेयर से बना हुआ है, कभी वो लेयर हट गया, एक बार हम काम खत्म, पैसा हजम। और वही लेयर कहीं आपका हट जाता है थोड़ा बहुत, तो एसिड से जल जाता है, उसी की वजह से भी आपका होता है यहाँ पर कौन सी बीमारी होती है, जो बोलते हैं पेट में घाव होना, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा शब्द है, याद है, अल्सर, अल्सर बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, अल्सर, उसी बोलते हैं अल्सर। तो लेयर हट गया है और आपका स्टमक उसी एसिड से जल गया है, और इतना सहनीय दर्द होता है, मानिए, क्योंकि आपका सॉफ्ट ये बाहर का हार्ड स्किन है, हवा पानी धूल सब टकरा रहा है, बाहर हार्ड स्किन में अगर एसिड गिरा दो तो कितना जलता है। सोचिए वो तो अंदर कितना कोमल शरीर है, अंदर का हमारा ऑर्गन है ना, अगर उंगली आंख में आप उंगली घुसा देंगे कितना दर्द महसूस होगा, जबकि आंख फिर भी बाहर है, वो सोचो तो एकदम अंदर एकदम सॉफ्ट सा ऑर्गन है, उसमें जो भैया अगर कुछ जल गया है तो उसमें कितना महसूस होता है, कुछ जलन का मतलब असहनीय दर्द होता है अल्सर में, असहनीय। आप मौत मांगी कि मेरे को मार दो डॉक्टर साहब दवाई देकर के, मगर मेरे को जिंदा नहीं रहा, इतना दर्द होता है अल्सर में। शुरुआती स्टेज तब तो आप सह लेंगे, मगर भैया अगर बार बार उसमें चोट हो रहा है और वो घाव बन गया, तो वो अल्सर भैया आपके पूरे मतलब मौत आपको पहुंचा के रहेगा, मतलब असहनीय दर्द होता है, असहनीय। और उसको ये बता, अल्सर अगर बड़ा हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर दवाई आपको दिया गया, बॉडी आपको रिकवर कर लिया, फिर से वो लेयर बना लिया, तब तो ठीक है, नहीं बना पाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, असहनीय दर्द होता है, मतलब खतरनाक, अंदर में फोड़ा हो जाता है पूरा जल करके एसिड से, बहुत भयानक होता है अल्सर।
भोजन आ गया, देखिए भोजन यहाँ आ गया स्टमक में। जैसे स्टमक में आता है यहाँ पर, तो यहाँ से इसमें भैया पाचन चालू हो रहा है ना, यहाँ पाचन होगा, इसमें HCl वगैरह आकर के मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस आ गया। यहाँ पे जो आके रस मिलता है इसमें भोजन पाचन के लिए, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। भोजन आ गया, गैस्ट्रिक जूस, उसने पूरा जूस मिल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग गैस्ट्रिक जूस का नाम दिख रहा है, तो पूछता है HCl एक आ गया, उससे वाले पेप्सिन, HCl, प्रोटीन्स। तो यहाँ भाई गैस्ट्रिक जूस में आपको दिख रहा है क्या क्या नाम दिख रहा है? पेप्सिन और HCl। क्या क्या दिख रहा है बोलिए? पेप्सिन और HCl। जोर से बोलो, क्या क्या दिख रहा है? पेप्सिन और HCl। क्या क्या दिख रहा है? पेप्सिन और HCl। तो यहाँ जो प्रोटीन है इसका भी थोड़ा सा पाचन होता है। क्या? थोड़ा सा पाचन। तो स्टमक में प्रोटीन थोड़े मात्रा में पाचन होता है, मगर मेन रूप से जो स्टमक पाचन है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक हो गई बात ना? और उससे क्या बनने लगता है भैया? ग्लूकोज बनने की और आगे बढ़ जाता है स्टेप हमारा। ठीक हो गई बात? तो स्टमक में मेजर रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। अब वहां पर प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर इसको पूछता है, यहाँ जो भोजन पच रहा है इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। तो जो आया उससे क्या बोल रहे हैं? बोलस। वहां पे जो पहुंच गया उससे क्या बोलेंगे? काइम। तो जो वहां से निकले उससे क्या बोलेंगे? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। तो यहाँ B, यहाँ C, बोलस, काइम। क्लियर हो गई बात ना? ऐसे याद रखिएगा। लिखते चलिए। देखिए वहां से जो जब गए यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको काइम जो भोजन पचे थे आगे निकला कि नहीं निकला? निकला थोड़ा सा आगे, यस। अब यहीं पर आपको मैं अलग से बना देता हूँ इसी में डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए। मुख में जो लाल ग्रंथि था 3 जोड़ी, तो मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि है? 3 जोड़ी। एक कहाँ है? कान के पीछे हिस्से पर, एक कहाँ है जबड़े के साइड वाले हिस्से पर, और एक यहाँ नीचे हिस्से पर। इसलिए देखें जब कोई गुपचुप चुप ठेला देखते हैं तो यहाँ से आता है कि नहीं आता है? लार आता है ना। तो पूछे इन तीनों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? ये पीछे कान के पीछे जिसे बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड। पेरेंट्स लोग बड़े होते हैं तो पेरेंट्स से पैरोटिड। तीनों लार ग्रंथि इसका मतलब है सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सब नाम देखेंगे हम लोग। वैसे सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड है। क्लियर हो गई बात? आजकल इंट्रोडक्शन हमारा, हम लोग परिचित हो रहे हैं, अरे ऐसा सब पाचन होता है। पढ़ नहीं रहे अभी, जब पढ़ाऊंगा तब तो फिर समझो किस लेवल पढ़ेंगे। पढ़ नहीं रहे हम लोग, ये परिचित हो रहे हैं कि ऐसा ऐसा पाचन होता है। ठीक है ना? पढ़ेंगे तो कल आइए एक बार परिचित होइए, इसलिए सुनते रहिए ध्यान से। अब जो हमें बनाने वाला था डायग्राम ना, अब जो ये आपको हिस्सा दिखा रहा था मैं, ये वाला, यहीं पर ही आपको यहाँ पे लीवर होता है। क्लियर हो गई बात? लीवर के यहीं पर ऐसा होता है आपका गॉल ब्लैडर। आपको लीवर, यकृत, कोई बात। यहाँ पर आपको होता है अग्नाशय। क्या होता है यहाँ पर? अग्नाशय। क्या होता है बोलिए? अग्नाशय। अग्नाशय ये है अग्नि वाला, अग्नि से अग्नाशय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। यहाँ से पैंक्रियाज जुड़ा है, देखिए यहाँ पर, और यहीं से इसका निकलता है करके, और आपको यहाँ भी ये भी जुड़े रहता है। क्यों ये बात ना, इसका पाइप करके पाइप लगे जुड़े रहता है। और ये यहाँ से यहाँ कोई है गॉल ब्लैडर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या बोलिए? गॉल ब्लैडर में गॉल से पित्त, या है ब्लैडर से पित्ताशय, पित्त का आशय पित्ताशय। क्यों गई बात ना? बनता यहाँ पर है, पित्त बनता कहाँ पर है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। फिर आपके भोजन में किसकी मदद से मिलता है? तो आपको होगा बाइल डक्ट। किसकी मदद से? बाइल डक्ट। पित्त को बोलते हैं बाइल जूस। हो गया डक्ट, डक्ट में नली होती है, बाइल डक्ट। यहाँ पित्ताशय से पित्त नलिका, बाइल डक्ट पित्त नलिका के माध्यम से कहाँ मिलता है आपके? ये। अब ये स्टमक तो यहाँ खत्म, सर स्टमक हो गया आपका, ये है ना, पहले से स्टमक हो गया, ये वाला सब स्टमक हो गया। ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है मुड़ता हुआ, ये छोटी आंत का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है ये? छोटी आंत। तो छोटी आंत का जो ये हिस्सा यहाँ से निकल रहा है, स्टमक से सबसे पहले जुड़ा है, इसे बोलते हैं डिओडेनम। क्या बोलते हैं? डिओडेनम। क्या बोल रहे हैं? डिओडेनम। देखो डी जैसा है उल्टा, क्या ये उल्टा डी है कि नहीं है? बताइए, क्या ये उल्टा डी है? इसे क्या बोलते हैं? डिओडेनम। क्या बोलते हैं? डिओडेनम। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए डिओ कहाँ, शरीर के किस हिस्से में आपका पित्त रस और अग्नाशयी रस आकर के मिलता है? तो क्या बोलेंगे? डिओडेनम में। दो रस मिले इसलिए दो डिओ, डिओडेनम में। कहाँ पर? डिओडेनम में। पूछेगा डिओडेनम किसका हिस्सा है? छोटी आंत का हिस्सा है।
छोटी आंत का कौन सा हिस्सा है जो बड़ी आंत से जुड़ता है या जो स्टमक से जुड़ता है? स्टमक से जुड़ता है। क्लियर हो गई बात ना? yes. इसमें कौन सा चीज पहुंचता है? इसमें काइम पहुंचता है। क्लियर हो गई बात ना? आपके स्टमक में भोजन पचने के बाद क्या नाम हो जाता है? काइम। डिओडेनम क्या पहुंचता है? काइम। क्लियर हो गई बात? यस। तो पूछेगा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? यहीं पे आके आपका पित्त रस और आपका अग्नाशय रस आकर के मिलते हैं। ठीक। डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। छोटी आंत के तीन बड़े हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे पहले से डिओडेनम दिख रहा है, गॉल ब्लैडर है ये, और देखिए उसमें नलिका फंसी हुई है, तो यहाँ से यकृत बनाएगा, यहाँ से इसमें पित्त रस डालेगा, इस नलिका में आकर जमा हो जाएगा। आ रहा है। और आप पेंक्रियाज दिख रहा है, पेंक्रियाज ये देखिए अपने नली डाल रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो बाइल एमल्सिफाइज फैट्स, तो पित्त रस किसका पाचन करता है? फैट का। किसका पाचन करता है? फैट का। पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियाज से निकल रहा है और पैंक्रियाटिक डक्ट से आकर ऐड होता है, वो प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज में कन्वर्ट करने का मदद करता है। प्रोटीएज यानी कि प्रोटीन का एक सरल रूप है। देखिए प्रोटीन से भी ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोटीन का भी पाचन होकर के लास्ट में प्रोटीन को सबसे सिंपल फॉर्म क्या पढ़े हम लोग? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। अभी हमको अमीनो अम्ल नहीं मिला है, और पाचन होगा, तो एक बार जब पाचन होगा तो उससे मिलेगा हमको प्रोटीएज। क्या मिल रहा है? प्रोटीएज। क्या मिल रहा है बताइए? प्रोटीएज। वही भी आपको दिखाएगा। देखिए कि प्रोटीन के पाचन से यहाँ पे क्या बन जाता है? प्रोटीएज बन जाता है। फैट से क्या बन गया है? लाइपेज बन गया। अभी फैट से फैटी एसिड नहीं बना, प्रोटीन से आपका एमिनो अम्ल नहीं बना, मतलब पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। तो पूछेगा प्रोटीन का पाचन और फैट का पाचन कहाँ पर होता है? तो डिओडेनम वाले हिस्से में, छोटी वाले हिस्से, छोटी आंत वाले हिस्से में होता है उसका पाचन। क्लियर हो गई बात ना? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेंगे सब। ठीक है सर, आगे बढ़ते चलिए। ये एंजाइम है जो आपके इंटेस्टाइन में पेट पेट मिलते हैं। सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, लैक्टिक एसिड दूध वाले के लिए सब बाद में पढ़ेंगे, तो पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज जाओगे पूरा। चलो अब देखिए छोटी आंत है, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत से जब आपका पूरा पाचन हो गया पूरे भोजन का, तो उसमें जो पचने का बोलते रस बनेगा, रस। वो रस दिखा रहा है कि उससे ये भोजन जो पच गया, इससे रस दे रहा, तो ब्लड में आके मिल रहा था, ब्लड में आके मिल रहा था पचे हुए भोजन। सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, अब वीडियो हो जाती है फिर आपको मैं बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भोजन का सर्वाधिक पाचन है ना किस हिस्से में होता है? बताइएगा आप। मुख में, एलिमेंट आपका इसोफिगस में, स्टमक में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? बताइए भोजन का सर्वाधिक पाचन क्या होता है? यही आपका ऑप्शन दिया है, बताइए। मुख में, वेरी गुड। और बोलिए, अरे बोलना है, गलत सही का मुद्दा नहीं है, बोलिए जो मन में आ रहा है बोलिए। ड्यूडेनम में, ठीक है। और बोलिए बोलिए जिसको जो लग रहा है। छोटी आंत में, आंसर है छोटी आंत में। तो भोजन सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। फिर हो गई बात ना? और पाचन का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? एब्जॉर्ब, अब पच गया भोजन तो उससे रस निकलना है, पोषण जो हमको चाहिए था, ग्लूकोज चाहिए था, तो सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है उसका अवशोषण कहाँ से होता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत। क्लियर हो गई बात ना भैया? जो पानी है, लास्ट में पानी बच गया, भोजन सब न्यूट्रिएंट्स सब मिल गया, मिलता कैसे उसको ध्यान समझिए। अगर भैया आपकी छोटी आंत है, ये मान लीजिए बनाता हूँ छोटी आंत आपके लिए, देखिए ध्यान से, जब क्योंकि नहीं होगा कह रही है ऐसा संरचना है सर, देखिए बताता हूँ भैया। मान लीजिए भैया हम ऐसा लेते हैं, आपको छोटी आंत बनाते हैं, एक तो और बड़ा बनाते हैं, ठीक। ये छोटी आंत मान लेते हैं। तो छोटी आंत को अगर हम ऐसे फाड़ कर जब अंदर देखेंगे ना, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी उंगली जैसी संरचनाएं होती है। ये कोई बात, ऐसे उंगली जैसे उभार होता है, ठीक है, एकदम नरम सॉफ्ट बाल जैसा एकदम। ये कोई बात, उंगली जैसे उभार होता है। पूछेगा छोटी आंत में जो उंगली नुमा उभार संरचनाएं होती हैं, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाय। क्या बोलते हैं बोलिए? विलाई। विलय या विलाई? विलाई। क्या बोल रहे हैं? विलाई, ठीक। क्या बोल रहे हैं? विलाई। तो पूछता है ये। अब इसका मेजर रोल क्या है?
इसका मेजर रोल ये है कि जो विलाई है, इसको मैं यहाँ बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा करके मैं दिखाते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। अब जो रेड और ब्लू है, ये है रक्त नलिका, क्या आपकी ब्लड कैपिलरी, क्या है ये ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिकाएं, क्या है ये रक्त केश। तो जो आपके शरीर में जो रक्त है ना, ब्लड, वो एकदम पतला पतला हेयर जैसे स्ट्रक्चर में इसी विलाई के अंदर, इसी विलाई के अंदर घुसे रहता है। क्लियर हो गई बात। और इसी विलाई से जो आपका भोजन ट्रेवल कर रहा है, इसके अंदर ऐसा संरचना है, तो इसे ट्रेवल कर रहा है तो भोजन पच गया है, तो उसका जो रस है, रस, उस रस को ये जो विलाई है यही एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से ब्लड में डाल देता है। आगे बात, यहीं से जो आपका भैया पचित भोजन है, ग्लूकोज है, आपका फैटी एसिड है, जो अमीनो अम्ल है, वो यही इन्हीं विलाई की मदद से छोटे आंत से किस में आ जाते हैं, ब्लड में, किस में आ जाते हैं, ब्लड में। क्लियर हो गई बात ना। तो क्या यहाँ पे इस छोटी आंत से इसको अवशोषित कर रही है, तो इसे बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण। अभी पढ़ाएंगे आपको पाचन के 5 चरण में एक चरण आएगा अवशोषण। ठीक हो गई बात। अब याद कीजिए, यहाँ से इस ब्लड में आ गया ग्लूकोज, बचने के बाद अभी ग्लूकोज को ये रक्त कहाँ लेके जाया था, शुरू में बताया था मैंने, बताइए कहाँ लेके गया था, गोल सेक्शन रचना था, कहाँ लेके जाएगा, सेल में। तो भैया यहाँ से आपके पाचन तंत्र से, एलिमेंट्री कैनाल से पचित भोजन का आपके ब्लड में आना अवशोषण कहलाता है, और अवशोषित भोजन का आपके ब्लड से सेल तक पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। बोलिए जोर से, क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, TION, एसिमिलेशन। हो गई बात ना। देखिए एब्जॉर्प्शन, इसको इंग्लिश बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और एक क्या है, एसिमिलेशन। एक क्या है, एसिमिलेशन। क्यों हुई बात। तो पूछेगा भोजन के पाचन की कितनी प्रक्रियाएं हैं, कितने चरण हैं, कितनी स्टेजेस, तो आप बोलेंगे 5। कितने चरण हैं, 5। पहला क्या था, हम भोजन खाए तो उसको बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं उसको, इंजेशन। क्या बोलते हैं, बोलिए, इंजेशन। इनसाइड डाल रहे हैं भोजन, मुंह में डाल दिए, उसे क्या बोलेंगे, इंजेशन। क्या बोलेंगे, इंजेशन। हिंदी में अंतर्ग्रहण। क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया हमने, है ना, अंतर्ग्रहण। क्यों ये बात ना, ये अंतर्ग्रहण हो गया। फिर दूसरे से क्या होगा, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइजेशन। इंजेशन और क्या आ जाएगा, डाइजेशन। इसका पूरा डाइजेशन होगा, ठीक है। पाचन, पाचन में भैया जब पच गया तो उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यस, तो अगला आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बोले तो अवशोषण, अवशोषण। फिर अवशोषण होने के बाद क्या, जो अवशोषित हो गया कहाँ जा रहा था, बताइए कहाँ जा रहा था, सेल के पास। उसको क्या बोले हम लोग, एसिमिलेशन। क्या बोले, एसिमिलेशन। क्या बोले, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण, स्वांगी मैंने स्वयं के अंग तक हम लोग पहुंचा दिए, स्वांगीकरण कर दिए। क्लियर हो गई बात ना। और जो भोजन, वो तो भाई हमारे पाचन तंत्र से पचा भोजन निकल गया, और जो मल है वो तो अंदर है अभी भी, उसको हमको बाहर निकालना है। उसको हम क्या बोलते हैं लास्ट में, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, सर्जन। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन, सर्जन। हो गई बात। तो भोजन के 5 स्टेजेस क्या क्या है, बोलिए तो, बोलिए। हाँ, इंग्लिश में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। नॉर्मली बायोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसमें साइंटिफिक जो इसका इंग्लिश शब्द उसको याद रखिएगा, क्योंकि आजकल व्यापा में जो इतने संस्था है वो अंतर्ग्रहण न लिख करके इसको सीधा इंजेशन लिख दे, ई न जेसन, इंजेशन लिख के दे देंगे, डाइजेशन लिख के दे देंगे, एसिमिलेशन लिख के देंगे, एब्जॉर्प्शन लिख के देंगे। क्लियर। इसमें ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आपको पता रहे करके, बाकी आपको नॉर्मली इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इससे आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक हो गई बात ना। इसलिए पहला स्टेज क्या है, इंजेशन माने भोजन खा लेना, डाइजेशन माने भोजन का पाचन, पाचन मतलब क्या होता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना। क्या पाचन का मतलब, बोलिए, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना।
फिर उसके बाद क्या होगा, उसका एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको रक्त नलिका में डाल देंगे, पचे हो जो, ठीक है। फिर उसको कहाँ पहुंचा देंगे, कोशिका तक, स्वयं के अंग तक, स्वांगीकरण हो जाएगा लास्ट में। लास्ट में बचा हुआ मल है उसको क्या कर देंगे हम लोग, एक्सक्रीट कर देंगे, एग्जिट कर दिए, इन हुआ था, एग्जिट कर दिए, बाहर हो गया, उत्सर्जन कर दिए, ठीक हो गई बात। Yes, ध्यान रखें। इसी में एक और, हाँ, आगे बढ़ो। अब देखिए वहां से छोटी आंत से अब भोजन आपका यहाँ जा रहा है। छोटी आंत का ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा, जो बड़ी आपका हिस्सा स्टमक से ड्यूडेनम, ठीक है। छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, ड्यूडेनम, क्या होता है, ड्यूडेनम। उसके बाद ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है जेजुनम, क्या है यहाँ जुड़ा, ये जो आपका यहाँ पे ऐसे यू शेप में रहेगा, पूछता है ड्यूडेनम कैसे शेप में होता है, यू शेप में, ठीक है, ऐसा यू शेप में, ऐसे इससे निकला और ये ऐसा, यहाँ तक रहेगा ड्यूडेनम। उसके बाद चालू होता है जेजुनम, क्या चालू होता है, जेजुनम। और फिर लास्ट में बढ़िया जुड़ता है इलियम, क्या जुड़ता है, इलियम, क्या जुड़ता है, इलियम, ठीक होगा। तो क्या नाम हो गया, DJI, क्या बोलेंगे, DJI, डीजे वाले बाबू मेरे गाना बजा दे, तो मेरा मतलब आई, आई मैंने मैं, डीजे मन डीजे, तो DJI, डी से डियोडेनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम, बोलिए डियोडेनम जेजुनम इलियम, बोलो डियोडेनम जेजुनम इलियम। अब शब्द से परिचित हो, याद तो होना गारंटी है, बस अगर मुंह से बोल बोल के प्रैक्टिस हो, कैसा कोई शब्द होता है, क्या है शब्द, डियोडेनम जेजुनम इलियम, क्या क्या है, डियोडेनम, डियोड्रेंट लगाते हैं ना, डियोडेनम जेजुनम इलियम, बोलो डियोडेनम जेजुनम इलियम, बोलो डियोडेनम जेजुनम इलियम, डियोडेनम जेजुनम इलियम किसके हिस्से हैं, छोटी आंत के, क्लियर हो गई बात ना। यस। तो सर्वाधिक जो अब्जॉर्प्शन काम, सर्वाधिक अवशोषण का जो काम है वो कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। तो जितना अब्जॉर्ब करना था मिनरल्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, सब अब्जॉर्प्शन हो गया। बड़ी आंत में जो अब्जॉर्प्शन होता है भाई, पचने के बाद आपको खाने के साथ तो पानी भी आ गया, तो जो अंतिम पानी है जिसको शरीर से बाहर नहीं करना है, उस पानी का अब्जॉर्प्शन किस में होता है, बड़ी आंत में। अब पानी का अब्जॉर्प्शन छोटी आंत में क्यों नहीं करते हैं ज्यादा हम लोग, क्योंकि अगर छोटी आंत में पूरा पानी खींच लोगे, ब्लड में वापस डाल दोगे, भाई आपकी बड़ी आंत में जो मल आया है ये ट्रेवल कैसे करेगा, और इसी समस्या को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। आपके बड़ी आंत में पानी की मात्रा का कम होना, जिसके कारण से मल मूव नहीं कर पाता है, स्टूल मूव नहीं कर पाता है, इसी समस्या का बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब आपको किस शरीर में किस चीज कमी हो गई, बड़ी आंत में पानी की कमी हो गई। और भाई जब पानी की कमी होगी तो उसी जो आपको भैया हर 12 घंटे आपको टॉयलेट जाना है, तो 30 घंटा लगेगा ट्रेवल करने में, कितना घंटा लगेगा, बोलते हैं पेट साफ नहीं हुआ है मेरा, बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, एक घंटे 2 दिन हो गया, फिर 24 घंटा हो गया, फिर और 24 घंटा, 30 घंटा, इसलिए 30 घंटा लग जाता है। मतलब ये क्या चीज कमी है, पानी, इसलिए पानी पीना है भरपूर, क्लियर हो गई बात। और भाई अगर पानी ज्यादा हो गया तो सही बोलते हैं दस्त, क्या बोलते हैं सही, दस्त। तो शरीर में जितना पानी है ब्लड में, वो सब पानी वापस आ जा रहा है किसमें, स्टमक के, स्टमक में, बड़ी आंत में। पानी ज्यादा हो गया तो जो खा रहे हो तुरंत फिसलते हुए बाहर, तुरंत फिसलते हुए बाहर, है ना। पानी कमी है तो क्या समस्या आएगी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक, मल को मूव करने में दिक्कत। हाँ, हाँ बताएंगे उसको भी, सब इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह सब पढ़ेंगे। और अब पानी से जुड़ो, याद रखो, पानी अगर कम हो गया तो क्या दिक्कत होगा, कॉन्स्टिपेशन, और पानी ज़्यादा हो तो क्या होगा, दस्त या चीज डायरिया। एक कॉन्स्टिपेशन और एक डायरिया, ठीक हो गई बातें। यस, याद रखेंगे। और कहाँ पे, बड़ी आंत में। तो पानी का अंतिम अवशोषण कहाँ पे होता है बोलेगा तो क्या बोलेंगे, बड़ी आंत में, क्या बोलेंगे, बड़ी आंत में। लास्ट में पूछना भाई इस तरह से चल रहा है यार आपका, इस तरह से देखिए पढ़ने के बाद तो हम पढ़ेंगे एक ना, दांत पढ़ेंगे, दांत का अन्न पूरा पढ़ेंगे, जीभ का अन्न पढ़ेंगे, फिर स्टमक पूरा पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी तो मतलब वो एक बार ओवरऑल हम पढ़ लिए, इसमें हमारा जो स्टूल मल होता है वह जमा रहता है। जैसे ही आप पहुंचते हैं हमको सिग्नल जाता है दिमाग में, क्या भैया अब चलो पेट खाली करने का समय आ गया है, चलिए, यहीं से सिग्नल हमको पहुंचने लगता है, जैसे वो पहुंचता है एनएस वाले से, फिर उसमें मल बाहर हो जाता है। क्लियर हो गई बात। ये था आपका पाचन। हाँ, क्या क्या बोल रहे सुन जोर से। हाँ है ना, अपेंडिक्स, सिर्फ वही नहीं है,
बोला जाता है कि अवशेषीय अंग, जितने ऐसे अंग है शरीर में जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है, सब आपके अवशेषीय अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवशेषीय अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे बोलते हैं कान के पिन्ने का कोई काम नहीं है, कट जाएगा तो भी आपको सुनाई देगा, तो बोलते हैं ये अवशेषीय अंग है, बोल देते हैं। नाखून, आपको अब भैया चीर फाड़ नहीं करते हो नाखून से अपने, नाखून का कोई यूज नहीं है, बाल का कोई यूज नहीं है, सब अवशेषीय अंग है बोलते हैं। उसके सबके अंदर बड़ी आंत के नीचे एक पतली सी नली होगी जिसे बोलते हैं क्या? अपेंडिक्स, बोलते हैं अवशेषीय अंग है। तो आइए आपको अपेंडिक्स से जुड़े हुए कहानी बता देंगे। ये रहा अपेंडिक्स, देखिए आइए यही बता देते हैं। और अभी वर्तमान जब रिसर्च हुआ तो लगे नहीं नहीं नहीं, अपेंडिक्स का भी यूज है, बताएंगे क्या यूज है अभी देखिए। हालांकि आता अवशेषीय अंग में ही है, तो पूछ लेगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है, तो इसका नाम रहेगा अपेंडिक्स। तो ये जो आपको यहाँ पे बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जो पतला सा निकला हुआ दिखाई दे रहा है, यही है बेटा अपेंडिक्स। क्या है ये? अपेंडिक्स। इसका सबसे ज्यादा समस्या औरतों में होता है, लड़कियों में होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। क्लियर हो गई बात ना? अपेंडिक्स में होता क्या है देखिए, बता रहा हूँ आपको। तो जब हम लोग क्या थे, मांसाहारी, हम सब सबके सब क्या थे भैया, आज भले हम कुछ भी बन जाए, हम पहले क्या थे? मांसाहारी, क्योंकि हम सब क्या थे? आदि मानव। हम केवल जानवर मारते थे, जानवर खाते थे, खाना पका के नहीं, खाना कच्चा खाते थे, फल वल कंदमूल सब्जी सब्जी भाजी कच्चा खाते थे। जब हम कच्चा कच्चा मांस खाते थे, कच्चे कच्चे सब्जी भाजी खाते थे, तो कच्चे भोजन के पाचन के लिए अपेंडिक्स पूरा डेवलप था। ये तो कोई बात ना, जो मदद करता था कच्चे भोजन के पाचन में। इसका मतलब अगर आप आज ही आप गाय बन जाए, अब क्या करे? घास कच्चा पका खाती है गाय कढ़ाई में, गाय के खाना पका खाती है कढ़ाई में। हाँ बोल रहे हो, गाय खाना पका के खाती है? याद रे, शाकाहारी है तो भी पका खाती है कढ़ाई में क्या? कच्चा ही खाती है ना। हिरण बकरी वकरी सब कच्चा खाते हैं ना। हे दादा वो गए रे, हे ईश्वर। चलो, तो जो कच्चा आज भी खा रहे हैं उनके में अपेंडिक्स डेवलप होगा, मतलब आज गाय के में आज भी अपेंडिक्स पूरे अच्छे फॉर्म में होगा। ठीक। तो जब हम भी कभी आदि मानव हुआ करते थे, तो जब हम कच्चा भोजन खाया करते थे, तो कच्चे भोजन के पाचन में जो मदद करता था तो कौन था? अपेंडिक्स। अब हम क्या बन गए? धीरे धीरे आग की खोज हो गई, हम मांस पकाना सीख गए, भोजन पकाना सीख गए, तो हम भोजन पका खाना सीख गए, तब इस अंग का काम ही नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा हो गया। तो बोले यार अब इसका कोई यूज नहीं है। अब अगर भैया कोई दिक्कत नहीं, इसमें अगर कोई दिक्कत हो, क्या दिक्कत हो तो वही बताऊंगा मैं कि क्या दिक्कत होता है, जिसको से इसमें बहुत दर्द होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत दर्द हो रहा है बोलते हैं, क्यों दर्द हो बताऊंगा। तो दर्द हो तो इसको काट के निकाल देते हैं और सिलाई मार देते हैं, टाका, काम खत्म, जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे शरीर में। जरूर कोई बात ना, ये हो गया अब नॉर्मल चलता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। इसमें इसको यहीं से काट देते हैं, खचाक से निकाल के बाहर कर देते हैं, वह है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अब होता क्या है, कई बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा है तो पूरा पाचन वाचन हो गया, यहाँ पे एकदम पिसा हुआ एकदम लूदी जैसा हिस्सा जो आपको मल देखते हैं, वैसे स्टूल जैसा हिस्सा बड़ी आंत पहुंचना चाहिए, मगर कई बार उसमें कुछ खड़े खड़े दाने, अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, कुछ खड़े खड़े अनाज के दाने पहुंच जाते हैं। ठीक है, गेहूँ चावल दाल कुछ खड़े रूप में पहुंच गए, तो खड़े रूप में है तो कई बार वो छोटे छोटे दाने जो है इसके अंदर आकर के फंस जाते हैं, आते हैं यहाँ से इसके अंदर आगे फंस जाते हैं, अंदर फंस के भाई सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, गलने का उसको डैमेज कर देते हैं, डैमेज कर देते, सोचिए उसमें घाव जैसा हो जाता है संरचना। अब फिर वही घाव होगा तो कितना असहनीय दर्द होगी, शरीर के अंदर का ऑर्गन है, बहुत असहनीय दर्द होता है एकदम, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। इसीलिए भी इसको काट के बोलते हैं, इसका कोई और उपाय नहीं है, काटो और निकाल के फेंक दो ताकि टेंशन नहीं रहे, और काट के निकालो और यहाँ पे सिलाई मार दिए, जाओ। अब बढ़िया तो भैया इतना बड़ा है, आ रहा है कणवर तब भी बाहर जाना है, कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर हो गई बात ना, ये होता है। आइए तो आगे बात, अब बताइए, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि छोटी आंत का लंबाई तो बहुत लंबा है बड़ी आंत से। ठीक है, तब भी बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों बोलते हैं बताइए, जबकि वो तो भाई छोटा है। तो लेंथ के कारण नहीं, डायमीटर के कारण बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, डायमीटर, मोटाई, देख रहे हैं कितना मोटा है, ये कितना पतला पतला है, और कितना मोटा मोटा है। क्लियर, तो याद रखेंगे, लेंथ में लंबा कौन है? छोटी आंत। और डायमीटर किसका ज्यादा है? चौड़ाई में ज्यादा कौन है? बड़ी आंत। और चौड़ाई के कारण ही डायमीटर कारण से क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक हो गई बातें? आइए तो भैया चलो, देखो ब्रो खाना कैसे ट्रेवल होता है देखते चलो। आइए, सब्जी भाजी वाजी फल फूल आप जो भी खा रहे हो उसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैटी मिलना है आपको, उसका पाचन होना है, फिर दिखा रहा आपको, देखिए पचने के बाद ऐसी आपको फॉर्म दिखाई देगा।
शरीर में ऊर्जा बन रहा है, दिखा रहा है ऊर्जा बन रहा है पाचन के कारण, इसका आपको डीएनए बन रहा है, डीएनए सब जीवित हैं। देखते चलिए अब, ये हाथ में बने भैया खाना पकड़ लिया, ठीक हो गई बात, हाथ पकड़ा ग्रीन कलर का, अब इसको मैंने मुंह में डाल दिया, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, वो कहाँ से कहाँ तक, एनस तक, ये पूरा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। इसने जैसे भोजन डाला मुख में, पाचन चालू कहाँ से हो जाता है, ओरल कैविटी से चालू हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस गया यहाँ पर, और ढक्कन है एपिग्लोटिस, या क्या फेरिंग्स, फेरिंग्स पूछता है आपके, ये यहाँ से फेफड़ा जुड़ा हुआ है, क्लियर हो गई बात, ये आगे वाले पाइप से, पीछे से अपना इसोफेगस है, जिससे खाना जाता है। तो पूछेगा आपके श्वास नली और पाचन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन एरिया कौन है, तो क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। कौन है, फेरिंग्स। तो यहाँ से भाई जो सांस आकर के मिल रही है इस जगह में, और जब खाना यहाँ से आ रहा है, ये कॉमन जगह कौन है, फेरिंग्स। क्या है ये, फेरिंग्स। तो पूछता है इसको दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। यस। अब फेरिंग्स से इसोफेगस से ट्रेवल होकर क्या आया, किसे ट्रेवल होकर आया, इसोफेगस ग्रास नली, ग्रहण कर इसलिए ग्रहण करने वाली नली ग्रास नली, बोलो क्या है नली, ग्रास नली, इंग्लिश में इसोफेगस, क्या है, इसोफेगस। क्या आ गया नाम, ओइसोफेगस मत पढ़ना, ओइसो नहीं, वो वहां साइलेंट है, इसोफेगस हो गई बात ना। बाकी पढ़ने को कुछ भी पढ़ लो, क्या आ जाता है, एग्जाम बनना चाहिए बस। अब देखो भोजन यहाँ से आ गया, क्रमानुकुंचन पेरिस्टालसिस मोशन करके, कौन सा मोशन करके, पेरिस्टालसिस। यार कि आप मोशन कैसे करते हो, पैर से, याद रखना पैर से मोशन, पेरिस्टालसिस मोशन, क्या बोलेंगे, पैर से टहलते हैं ना, तो पैर से टहलना पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, पैरिस टहलना पेरिस्टालसिस मोशन, ऐसे याद रखो। अब तो यहाँ से पहुंच गया भैया आपके छोटी है, आपको स्टमक पहुंच गया, स्टमक सब ड्यूडेनम है, ये जो यू कार्बन कर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ड्यूडेनम, क्या है ये, ड्यूडेनम, यहाँ से जेजुनम चालू हो जाएगा, जो ये बात ना, ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम ही आकर के पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस मिलते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस आकर के मिलते, छोटी आंत में से पूरा खाना गया, वहाँ ट्रेवल होते गया, फिर आगे भी आपके देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होते आ रहा है उस तरीके से, और वहीं पे आपका सर्वाधिक अवशोषण होगा, जो आप खा लिए उससे पचा भोजन खींच लेगा, ब्लड में चला जाएगा, यहाँ से पैंक्रियास से आ रहा है, लीवर हो गया ऊपर, अब यकृत से आएगा, अब यकृत से आएगा बाइल जूस, से आएगा आपका पैंक्रियाटिक जूस, बढ़िया हाथ में आ गया, बढ़िया ट्रेवल करते हुए आपका से खाना भैया बाहर, लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हुए, लीवर इसमें अपना सहायक रस छोड़ेगा, मुंह में लाल ग्रंथि छोड़ दी सहायक रस, लीवर छोड़ेगा अपना सहायक रस, गॉल ब्लैडर हरा कलर का, यही गॉल ब्लैडर। अब कई बार आपका भैया गॉल ब्लैडर, ये देखिए व्हाइट कलर दिखा, ये है पैंक्रियास, ये है लीवर, ये कई बार गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है, ठीक है। एक तो आपको होता है यूरिन वाले में, यूरेटर में, किडनी में पथरी बोलते हैं, किडनी में पथरी हो गया है ना, और एक पथरी होता है गॉल ब्लैडर में। तो किडनी वाले पथरी का तो ठीक है, इलाज है, ट्रीटमेंट है, और गॉल ब्लैडर वाला ट्रीटमेंट भैया बहुत रिस्की होता है। अगर गॉल ब्लैडर में आपके अगर पथरी का बीमारी हो गया, बहुत रिस्की है इसको काटना, क्योंकि इसको सिर्फ काट के निकालना पड़ेगा, और बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी इतना बड़ा थैला है जो कि पित्त रस बन उसको जमा कर रहा है, इसको काट के अगर निकाल दिया, सोचिए यहाँ पर केवल एक पाइप जोड़ेगा, उस पाइप से डायरेक्ट इसमें जोड़ेगा खा अपना रस छोड़ने के लिए, तो अब जितना पित्त रस बना सीधा के पेट में मिलता रहेगा, खाना जाता रहे डायरेक्ट जाता रहेगा, रुकने की जगह ही नहीं है। यहाँ तो क्या है, जब जरूरत है तब दबता है और डाल देता है रस, दबता है रस डाल देता है, उस समय वो दिक्कत आ जाता है, शरीर में जरूरत से ज्यादा पित्त रस बढ़ जाएगा, अब जबरदस्ती ढकार लेते रहेंगे, जलन महसूस करेगा, छाती में जलन, एसिडिटी, ये सब चीजें आपके शरीर में बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। चलिए चीज दिखाता हो जाता है, पथरी तो आपके बहुत सारे शरीर के अलग अलग कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है कोई, किसी कारण से, जैसे आप पानी कम पीते हैं, सबसे कॉमन कारण औरतों में सबसे ज्यादा पथरी होता है, क्योंकि औरतें पानी कम पीती, सबसे बड़ा रीजन, और बॉडी मोशन कम हो जाता है, बहुत सारे रीजन है, मगर सबसे बड़ा रीजन है पानी कम पीना, इसलिए पानी तो बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा काम में कौन बिजी रहती है, औरतें। पत्थर कैसे बनता है बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, आप खा रहे हैं अपने हड्डी के लिए कैल्शियम खा रहे हैं ना,
वही कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे चूना पत्थर होता है ना, वही चूना पत्थर समझ लीजिए। चूना के चूना ही जम करके चूना पत्थर बना लिया है, संगमरमर जैसा टुकड़ा बन गया है। आइए आपको रियल पत्थरी दिखाते हैं, इसी बात पे आप लोगों को दिखाते हैं, एक बार हम किडनी स्टोन दिखाते हैं, अब तक समझ पाएंगे कैसा होता है वो। कल हम लोग जो पढ़ेंगे उसका झलक दिखाता हूँ। कल हम लोग चालू करेंगे आपको पाचन तंत्र, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दांत। दांत में क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना है सोचे नहीं हो, दांत में इतना सब चीज है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, दंत सूत्र। बताइए आप लोगों में से कितने को पता है कि व्हाट इज द टीथ फॉर्मूला फॉर एडल्ट, वयस्क के लिए दंत सूत्र क्या है? ऑप्शन देगा 2123, 2102, 2321, 2132। पल्ले पड़ा क्या? ये क्वेश्चन है। दंत सूत्र, दांत का सूत्र क्या है? कोड दो, 2123, 202, क्या क्या बोल रहा है सर ये? तो बड़े के लिए पूछ दिया, छोटे बच्चे के लिए दंत सूत्र क्या है? सेम ऑप्शन 2123, 2102, 2132, 2123 ऑप्शन। तो भाई दांत बहुत सारी चीज है, पूछेगा। दांत में जो पर व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, क्या उतना ही दांत है? नहीं, मसूड़े के अंदर भी धंसा हुआ रहता है ना दांत, जो निकलता है तो पता चलता है। उसको क्या बोलते हैं जो व्हाइट वाला दिख रहा है? उसे क्राउन कहते हैं। जो अंदर धंसा उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसलिए रूट में जब भैया कीड़ा होता है तो यहाँ ड्रिल करते हैं, ड्रिल छेद करते हैं तो रूट कैनाल, रूट में हो गया बैक्टीरिया सड़ गया तो रूट का कैनाल, उस कैनाल की सफाई करते हैं। रूट कैनाल में भी आपका क्योंकि दांत है, इसको पोषण चाहिए, कैल्शियम चाहिए नहीं चाहिए? अगर नहीं मिलेगा कैल्शियम तो झड़ से खराब हो जाएगा। वो कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम आता कैसे है? ब्लड पहुंचाता होगा कैल्शियम, तो ब्लड कहाँ से पहुंचाता है? क्राउन में कि रूट में? रूट में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? ब्लड कैसे जुड़े रहता है मसूड़े से? क्रेनियम कैसे जुड़े रहता है? बहुत सारी चीज है। तो दांत के अंदर, अगर दांत को काटे तो अंदर क्या क्या चीज? सीमेंटम है, सेंटाइड है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो तो पढ़ेंगे, उसके बाद अलग पढ़ेंगे। ये दांत इतना सारा दिख रहा है आपको, तो दांत में काटने का काम कौन करता है? फाड़ने का काम कौन करता है? चबाने का काम कौन करता है? और खाने को लारसन मिलाने का काम कौन करता है? इंसिजर करता है, कैनाइन करता है, प्रीमोलर करता है, मोलर करता है। यही चार ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग कल दांत पढ़ेंगे, उसके बाद हम जीभ पढ़ेंगे। जीभ के किस हिस्से से खट्टा महसूस होता है? नाम पूछा प्रश्न है, जीभ के किस हिस्से से आपको मिठास का एहसास होता है? पूछ खा तो मीठा महसूस हो। जीभ के आगे वाले हिस्से, सबसे आगे जो है ना टिप से, मिठास का एहसास होता है। ये भगवान कितना अजब, आपको सोचिए भगवान बनाई है इसे। जीभ के सबसे पिछले हिस्से से कड़वाहट का एहसास होता है, जब खाते हो कड़वा लगता है ना, पिछले हिस्से से महसूस होता है वो आपको। भगवान बनाए कि मन में किसी के लिए कितना भी कड़वाहट है, वो यहाँ जैसे जीभ के पिछले हिस्से में आया, वो बाहर आते आते जीभ के सामने से मिठास के साथ निकलना चाहिए। भगवान इस तरीके से हमारे बॉडी को बनाया है कि मिठास ही निकलना चाहिए बाहर। जैसे कड़वाहट को पीछे, मिठास को आगे रखा है। खट्टा कहाँ होता है? खट्टा साइड से महसूस होता है। नमकीन कहाँ से? नमकीन पूरे नीचे से वाले हिस्से से महसूस होता है। कसेला का कसेला पूरे जीभ के ऊपरी हिस्से से महसूस होता है। तो पूरा पढ़ेंगे एक चीज के बारे में। जीभ में ये किस स्वादांकुर बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं, जिससे हमको महसूस पूछेगा जीभ में स्वाद महसूस किसका महसूस होता है? पेपिलाई करके ऑप्शन है, तो उसमें पेपिलाई उसका आंसर है ना। हर पेपिलाई अलग अलग तरह के, अलग अलग तरीके का स्वाद महसूस करता है। बहुत सारी चीजें हैं जानने पढ़ने के लिए। और एक बार जीवन में वैसे पढ़ेंगे ना, दोबारा मतलब कॉपी नहीं खोलना पड़ेगा, जीवन कभी नहीं करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से पढ़िए, सीखिए, जानिए। एक नोट्स, एक बुक रखिए थ्योरी के लिए, उसी को रिवीजन कीजिए, थ्योरी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, एग्जाम बैठिए, सब क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? आज के लिए इंट्रोडक्शन था, केवल जलवा था भैया। अब कल से हम लोग जब पूरा दिखाएंगे आपको, पीपीटी दिखा दिखा के, जब दिखा एनिमेशन पूरा एक एक चीज दिखा दिखा पूरा पढ़ेंगे। ठीक होगी बातें ना? तो आप देखेंगे क्लास, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब डायग्राम कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कल हम डायग्राम पढ़ेंगे पूरा। देखिए बोला क्राउन बोल रहा है, ऊपर वाले हिस्से को जो मसूड़े के ऊपर व्हाइट है उसको क्राउन बोल रहा है, नीचे वाले हिस्से को रूट बोल रहा है। इसमें सीमेंटम है, ब्लड वेसल है, रक्त नलिकाएं जा रही है देखिए पहुंचाने के लिए। ये जो पीला वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं भैया आपका डेंटिन बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। इनेमल आपके शरीर का, पूछते हैं मानव शरीर का सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल किसको बोलते हैं? इस आपके दांत के ऊपर जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, उसे बोलते हैं इनेमल। वो सबसे कठोर हिस्सा है, कठोर, मजबूत नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, कठोर माने हार्ड हिस्सा है। क्लियर हो गई बात ना? क्वेश्चन पूछता है अलग अलग। पूछेगा फिर यहाँ से कि आपका भाई जो ये रूट है, रूट इसमें आपको दिख रहा है, ये पीला वाला हिस्सा हो रहा है। देखिए पीला वाला हिस्से का नाम क्या है? डेंटिन। डेंटिन को मसूड़े से कौन जोड़ता है? तो सीमेंटम जोड़ता है। देखिए पीला वाला डेंटिन, बाहर मसूड़ा, बीच में व्हाइट वाला सीमेंटम जोड़ता है। दिख रहा है ना? बस देख देख के पढ़ेंगे तो सब चीज याद रहने वाला है। आपका रूट कैनाल होता है तो किसमें आपका भी सफाई किया जाता है? तो आपका जो डेंटिन वाले से पीला वाला, इसी की पूरी सफाई की जाती है ड्रिल करके। यहाँ से ड्रिल करेगा क्राउन में, क्राउन से आगे यहीं पर, यहीं पर ड्रिल कर, क्षेत्र वहीं सफाई पूरा करता है।
कुछ भी दिक्कत होगा तो यहीं पर रक्त नलिकाएं आती हैं और यही सब चीज़ पोस्टर पहुंचता है, इसलिए यहाँ सफाई करेगा, फिर से नया ब्लड पहुंचाएगा, नया नया कैल्शियम, फिर से आपका दांत ठीक हो सकता है। क्लियर हो गई बात ना? इसे बोलते हैं रूट कैनाल, सब चीज़ आप पढ़ेंगे। नर्व जा रहा है, देखिए नर्व, जब आपको दर्द है दांत में आपको कोई मारे दर्द एहसास होता है ना, तो उसमें नर्व्स भी गए हैं। लाल और जो आपको नीला दिख रहा है तो ब्लड वेसल है, जो पीला पीला दिख रहा है नर्व है, नर्व जो आपको दर्द द्वारा चबा, उसी सिग्नल आ रहा है कि आप खाना चबाइए, चबाना बंद कीजिए, दांत हिलाइए, दांत हिलाना बंद करिए, और सब सिग्नल नर्व्स दिमाग भेज रहा है सिग्नल से, इसी नर्व्स के माध्यम से। की बात तो हर एक जगह पे नर्व पहुंचे रहता है और ब्लड वेसल पहुंचे रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम और एक बार ऐसा पढ़ लेंगे, और ये है दांत का पूरा एनाटॉमी स्ट्रक्चर जिसको कल हम लोग पढ़ेंगे। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। पूछेगा कि आपके पूरे मुख में कितने इंसिजर है, कितने केनाइन है, कितने प्रीमोलर है, कितने मोलर हैं। ठीक होगी बात ना। दंत सूत्र क्या है, 2123 एडल्ट के लिए, 2102 चाइल्ड के लिए, सब कल पढ़ेंगे। ठीक होगी बात। कल दांत भी पढ़ लेंगे, फिर जीभ भी हम लोग पढ़ लेंगे, सब चीज पढ़ करके खत्म कर देंगे। जब दांत जीभ होगा तब हम पहुंचेंगे भी अपने इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से छोटी आंत बड़ी आंत में, तब जाके वहाँ से एनस तक पहुंचेंगे, तब जाके लीवर से रस और पित्त प्रक्रिया से रस पढ़ लेंगे, तब जाके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक हो गई बातें। तो इस तरह से कल और परसों, नरसों भी लग सकता है, 2 दिन और लगेगा, तब जाके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है। हमारा आज जैसे आपको लगा कि इतना सारी चीज़ है, तो जब पढ़ेंगे सब चीज़ याद हो जाने वाला है। मुंह में जो गोल गोल बनता है भोजन, उसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बनते हैं? मुंह में से जो भोजन बन जाता है, जो अंदर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलस। बॉल बॉल में जैसे बॉल गोल गोल बॉल, बॉल से बोलस, ऐसे ही है बस, सब याद हो जाएगा, नहीं करना। चलिए लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। वास्तु एनिमेशन आपको दिखा दिए हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को पूरा खाना कैसे ट्रैवल होता है, क्या चीज़ होता है। और उसी चीज़ को हम सिस्टमेटिक में पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से पूरा क्लियर करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, चित्र देख देख के एकदम रंग बिरंगा। ठीक है बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा।